टेक्टोनिक थ्योरी में आप कह रहे हो जो प्लेट मूव करके, वो तो आपको बताया ना, जो नीचे जो भी एक्टिविटी चल रही है जिसकी वजह से वो प्लेट मूव करेगी। क्या चीज? हाँ कन्वेक्शन सेल थ्योरी जो भी नीचे उसके चल रहा है। और कोई चीज? प्लेट की मूवमेंट के पीछे क्या वजह थी, वो मैंने आपको बताई नहीं है क्या? प्लेट मूवमेंट के पीछे क्या वजह है वो आपको पता नहीं है? याद करो जरा, प्लेट मूवमेंट के पीछे क्या वजह थी? प्लेट मूव क्यों कर रही थी एक दूसरे से? जब हमने वो वाली चीज पढ़ी कि भाई लिथोस्फीयर वो स्टेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट कर रहा है ना, ये चीज पढ़ी ना, तो ये क्या था? ये मोल्टन था, ये क्या था? ये सॉलिड था। ये सॉलिड इसके ऊपर फ्लोट कर रहा है, तो ये क्यों फ्लोट कर रहा है? क्योंकि इसके नीचे वो कन्वेक्शन सेल्स चल रहा है, और वो जब कन्वेक्शन सेल चलते हैं और न्यू क्रस्ट की फॉर्मेशन होती है तो ऊपर की प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है। ये चीज पढ़ी थी ना? आपने नहीं पढ़ी थी ना? ठीक है, ये यही वाली चीज है। और कुछ बताओ, और कोई चीज है? कल कुछ सैलिनिटी वाला जो टॉपिक था उसको हमने खत्म किया था, और मैंने आपको कहा था केमिस्ट्रोलॉजी वाला जो चैप्टर है उसको हम पढ़ेंगे। आप देखिए जो सैलिनिटी वाला जो आपका, थोड़ी देर 5 मिनट आप वाला सुन लीजिए पहले। ओशनोग्राफी में जो लास्ट टॉपिक हमने देखा था कल, जिसमें हमने कहा था कि भाई किसी जगह की जो टाइडल रेंज है, हमने क्या कहा था, कहीं पर भी अगर कोई एनक्लोज्ड सरफेस होगी तो वहां की टाइडल रेंज क्या होगी? ज्यादा होगी, है ना? वहां की टाइडल रेंज क्या होगी? ज़्यादा होगी। आप अभी घबराओ मत, अभी जो नेक्स्ट चैप्टर होगा ना स्टार्ट, फिर वहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है? ये थोड़ा पुराना रिकैप है। तो वैसे ही मैंने आपको बोलता है, इंडिया में जैसे ये इनक्लोज सरफेस है जिसको हमने बोला है गल्फ ऑफ खंबात, यहाँ का टाइडल रेंज जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। वर्ल्ड की बात की थी तो हमने क्या कहा था, बे ऑफ फुंडी जो कि कहाँ पर है, ये नोवा स्कोटिया, वहाँ पे कनाडा है, इसके बीच में एक बे है जिसका नाम है बे ऑफ फुंडी, और वहाँ का टाइडल रेंज जो है वो क्या होगा? सबसे ज़्यादा। टाइडल रेंज क्या था? वो जो हाइट का डिफरेंस था बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड, यही था जो वर्टिकल डिफरेंस था बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड, वही क्या था आपका? टाइडल रेंज, ठीक है? उसके बाद हमने ओशन सैलिनिटी वाले चैप्टर में आए थे, और उस ओशन सैलिनिटी जब हमने पढ़ा था उससे पहले 2-3 चीजें देखी थी हमने। टेम्परेचर ऑफ द ओशन वाटर, है ना? तो टेम्परेचर ऑफ द ओशन वाटर में हम क्या देख रहे थे कि भाई जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है ओशन वाटर का, वो आपको इक्वेटर पे ना मिलते हुए आपको कहाँ दिखता है? ट्रॉपिकल एरिया में दिखता है। और इक्वेटर में क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि आपको पता है इक्वेटर जो है उस पर लगातार जो है सूरज उसके ऊपर रहता है, और वहां पे क्या रहता है? क्लाउड कवर, है ना? पूरे दिन वहां पे क्या है? क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, क्लाउड कवर रहेगा, तो दिन में जो सूरज की किरणें हैं वो एक टाइम तक तो आएंगी, जब तक क्लाउड नहीं बना होगा तब तक तो आएंगी, मतलब दिन में सुबह वहां पे गर्मी रहेगी। लेकिन जैसे जैसे एज द डे प्रोग्रेसेस क्लाउड कवर बढ़ता है, और शाम को 4 बजे के आसपास वहां पे रेनफॉल होती है, जिसको 4 PM रेनफॉल बोलते थे। और उस फिनोमिना की वजह से, क्योंकि फ्रेश वाटर का एडिशन हो रहा है इक्वेटोरियल रीजन में, तो इसका मतलब क्या, वहां पे जो टेम्परेचर है ओशन का वो गर्म नहीं हो सकता, वो क्या रहेगा? एक एवरेज मीन टेम्परेचर के आसपास रहेगा, है ना? उसके कंपैरिजन में आपने देखा था जो ट्रॉपिकल एरिया है, इसमें भी आप देख सकते हो, ये जो ये वाला कलर आपको दिख रहा है, ये वाला कलर आपको दिख रहा है, ये सब क्या है? इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है? इक्वेटोरियल रीजन के आसपास कलर आपका थोड़ा लाइट है, लेकिन जैसे आप यहाँ से ऊपर जा रहे हैं तो ट्रॉपिकल एरिया में आपका कलर क्या है? थोड़ा डार्क। यहाँ पे आपका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, कहाँ? ट्रॉपिकल रीजन में टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर उतनी रेनफॉल नहीं होती एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल रीजन। उसके बाद एज यू मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोलर रीजन, ठीक है, वैसे वैसे करके आपके ओशन के वाटर का जो टेम्परेचर है वो क्या करता जाता है? डिक्रीज करेगा, है? क्यों करेगा? अब देखो भाई, ऊपर क्या है? नॉर्थ पोल, नीचे क्या है? साउथ पोल। तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाओगे, पानी क्या होगा आपका? ठंडा होगा। इक्वेटर से भी जैसे जैसे आप साउथ पोल की तरफ जाओगे तो पानी क्या होगा? ठंडा होगा। तो आपको कलर में डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे येलो हो गया है, फिर ग्रीन हो गया है, फिर ये ब्लू हो गया, फिर वायलेट हो गया। तो ये क्या? सबसे ठंडा पानी यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है? ये एक चीज थी। उसके बाद सेकेंड चीज क्या बताई थी? और क्या वेरिएशन आपको बताया था? सैलिनिटी के बारे में बताया था, है ना? सैलिनिटी के बारे में क्या बताया था? कि वार्म वाटर का टेंडेंसी है कि वो उसमें ज्यादा सॉल्ट जो है वो क्या हो सकता है? घुल सकता है। उसकी प्रॉपर्टी है वार्म वाटर की कि उसमें ज्यादा सॉल्ट जो है वो घुल सकता है, वेयर एज कोल्ड वाटर की उतनी टेंडेंसी नहीं है कि उसमें जो सॉल्ट है वो डिजोल्व हो सके। यही चीज देखी थी। उसके बाद हमने एक चीज देखी थी, द कॉन्सेप्ट ऑफ द एनक्लोज्ड, नहीं, उसके बाद हमने देखा था लैंड मास, है ना? फिर हमने कहा कि भाई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास ज्यादा है, सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास कम है। तो क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास ज्यादा है, उसकी वजह से जो ओशन टेम्परेचर होगा नदर्न हेमिस्फीयर का, वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दी सदर्न हेमिस्फीयर। क्यों? क्योंकि लैंड की आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि लैंड हीट्स अप क्विकली
एंड कूल्स डाउन क्विकली। तो दिन में जब आपकी जितना एरिया लैंड का ज्यादा एक्सपोज्ड होगा वाटर के साथ, तो वो उतने एरिया को क्या करेगा, ज्यादा गर्म करेगा। ठीक है, तो जितना लैंड मास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा, उतना पानी का टेम्परेचर भी ज्यादा। कहां पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और सदर्न हेमिस्फीयर में आपको पता है लैंड मास कम है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर कम सरफेस एरिया है लैंड का। ये सारा कॉन्सेप्ट किसका है, लैंड मास का मतलब क्या है, सरफेस एरिया। यहाँ पे कम सरफेस एरिया है लैंड का जो पानी के साथ टच हो रहा है, यहाँ ज्यादा सरफेस एरिया है लैंड का जो पानी के साथ टच हो रहा है। यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है, जहाँ ज्यादा है उधर टेम्परेचर भी ज्यादा, यहाँ जहाँ कम है वहाँ टेम्परेचर भी कम। ठीक है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा टेम्परेचर, सदर्न हेमिस्फीयर में कम टेम्परेचर। सेम चीज हमने देखी थी एक, द कॉन्सेप्ट ऑफ एनक्लोज्ड सी। और एनक्लोज्ड सी में आपको एक चीज लिखवाई थी कि अगर किसी ट्रॉपिकल रीजन में कोई एनक्लोज्ड सी है, तो सेम लैटिट्यूड में कहीं पे और वाटर बॉडी होगी। अगर यहाँ पे एनक्लोज्ड सी है, इस सेम लैटिट्यूड में अगर ये एनक्लोज्ड वाटर बॉडी है और यहाँ पे कोई ओपन सी है, तो इस एनक्लोज्ड वाटर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा कि कम ओपन सी से। अगर कोई ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन में एनक्लोज्ड वाटर बॉडी है और उसी सेम लैटिट्यूड पे कोई ओपन सी है, तो इसका टेम्परेचर ओपन सी से ज्यादा होता था या कम होता था, ज्यादा होगा, है ना। ट्रॉपिकल रीजन में क्या होगा, ज्यादा, है ना। ट्रॉपिकल रीजन के एनक्लोज्ड सी का टेम्परेचर ओपन सी के टेम्परेचर से क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, सेम उसका उल्टा कॉन्सेप्ट कहां था, टेम्परेट रीजन में। टेम्परेट रीजन में अगर कोई लैटिट्यूड है, वहां पे अगर कोई एनक्लोज सी है, वहां पे अगर कोई ओपन सी है, तो उसमें जितना ज्यादा एनक्लोज सी होगा वो उतना ज्यादा ठंडा होगा एज कंपेयर टू दी ओपन सी। इसके पीछे दो कॉन्सेप्ट आपको बताए थे। एक था कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग, कि जितना ज्यादा ओपन सी होगा पानी का उतना ज्यादा मिक्सिंग होगा, जितना ज्यादा मिक्सिंग होगा कोल्ड और वार्म ओशन करंट का उतना एक एवरेज मीन टेम्परेचर बना रहेगा। ठीक है, जितना ज्यादा इनक्लोज जगह होगी उतना कम मिक्सिंग होगा, कम मिक्सिंग होगा तो गर्म जगह में पानी गर्म ही रहेगा, और टेम्परेट रीजन में तो आपको पता है ठंडा इलाका है तो वो पानी ठंडा रहेगा। तो ऑब्वियसली जो इनक्लोज्ड है तो ठंडे इलाके में ठंडा रहेगा, गर्म इलाके में क्या रहेगा, गर्म रहेगा। सेकंड चीज वही लैंड मास, ये चारों तरफ से लैंड मास से घिरा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये वाला पानी क्या रहेगा, थोड़ा गर्म रहेगा। ये क्या है, ओपन सी है, मतलब आप समझ रहे हो। ट्रॉपिकल रीजन में क्या रहेगा, गर्म रहेगा, टेम्परेट रीजन में क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। इसकी एग्जाम्पल क्या थी, एटलस में आपने देखा था, कल हमने इस चीज के बारे में देखा था, नॉर्थ सी देखा था, बाल्टिक सी देखा था और अटलांटिक ओशन देखा था, हमने उसको मार्क भी किया था। ठीक है, कोई डाउट है आपको, किसी को डाउट है इस वाले पॉइंट में, नहीं है ना। ये मैंने कॉपी में आपको लिखवाया था। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या चीज देखी थी, इसके बाद कोई और चीज देखी थी, सैलिनिटी के बारे में देखा था कि भाई सैलिनिटी क्या होती है। तो आपने क्या कहा था, द अमाउंट ऑफ सॉल्ट दैट इज डिजॉल्व्ड इन दी वाटर, उसको हम क्या बोलते हैं, सैलिनिटी। तो हमने बोला था कि 1000 ग्राम ऑफ वाटर में कितना सॉल्ट जो है वो डिजॉल्व है, उसको उसी क्या बोलते हैं, सैलिनिटी। ठीक है, तो उसको पीपीटी में जो है हम डिनोट करते थे, पीपीटी में, जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर 1000। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर 1000। ठीक है, तो उसके सामने हमने बोला था कि एवरेज सैलिनिटी ओशन वाटर की कितनी होती है, और उसके सामने कुछ ऐसी वाटर बॉडीज जिसमें सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, उनमें कितना रेंज का डिफरेंस था। तो एवरेज सैलिनिटी कितनी बोली थी ओशन वाटर की, नहीं, एवरेज सैलिनिटी 350 थोड़ी है। एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर क्या था, नहीं लिखवाई थी, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या लिखवाया था मैंने आपको कल, ठीक है, मैंने क्या बोला, डेड सी की सैलिनिटी क्या है, 350 है, और उसके सामने आपको क्या बताया, लेक, एक सेकंड रुकिए, 35 आप लिख लीजिए, मेरे को लग रहा है मैंने कल बताया था, आपने पता नहीं क्यों नहीं लिखा है। 35 पीपीटी क्या है, एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर। एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर क्या है, 35 पीपीटी। और उसके कंपैरिजन में मैंने आपको कुछ ऐसी जगहें बताई थी जहां पे सैलिनिटी क्या है, बहुत ज्यादा। फॉर एग्जांपल डेड सी, है ना, फॉर एग्जांपल लेक उर्मिया, फॉर एग्जांपल लेक वान, है ना। 3 लेक्स के बारे में आपको बताया था, लेक उर्मिया, लेक वान और डेड सी। ठीक है, अब उसकी वजह क्या है, वहां पे सैलिनिटी क्यों ज्यादा है, आपको मैंने वो सारी चीजें बताई थी। जो गर्म पानी होगा उसमें वाटर का, उसका जो सॉल्ट का कंटेंट होगा वो ज्यादा डिसॉल्व कर सकता है अपने अंदर। प्लस ये जो आपको सारी मैं लेक बता रहा हूँ जहां पे सैलिनिटी ज्यादा है,
वो सारी लेक्स हैं कहाँ पे एक्चुअली में, ये लेक वान ये सब कहाँ पे थी, टर्की, ईरान, है ना। तो ये कौन सा एरिया था, ट्रॉपिकल रीजन था। ट्रॉपिकल रीजन में अगर कोई एनक्लोज्ड वाटर बॉडी है, ये एनक्लोज्ड वाटर बॉडी है ना, कोई लेक क्या होती है, एनक्लोज्ड वाटर बॉडी, लेक क्या होती है, एनक्लोज्ड वाटर बॉडी। ट्रॉपिकल रीजन में अगर कोई एनक्लोज्ड वाटर बॉडी होगी, है ना, तो एक तो उसमें सॉल्ट पहले ही ज्यादा होगा, प्लस इनमें अगर कोई भी रिवर आ नहीं रही है तो इसका मतलब इसमें देयर इज नो एडिशन ऑफ फ्रेश वाटर, मतलब कि इसमें जितना पानी है जितना सॉल्ट है, अब इसमें आपको सैलिनिटी कम करनी हो अगर किसी जगह की, तो आप क्या कर सकते हो, या तो उसमें से देयर इज अ रिमूवल ऑफ सॉल्ट या फिर एडिशन ऑफ वाटर, तभी सैलिनिटी कम हो सकती है। अब ऐसे जगह पे जहां पर कोई लेक के अंदर कोई भी रिवर एंटर नहीं कर रही है, इसका मतलब कि देयर इज नो सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, है ना, कोई भी सोर्स नहीं है किसका, फ्रेश वाटर का। प्लस ट्रॉपिकल रीजन में होने की वजह से सन रहता है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है। लाइट ऑन करो, अगर सन है ऊपर तो क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है। तो इवेपोरेशन होगा तो एक तो इसके अंदर सॉल्ट पहले ही ज्यादा था क्योंकि ये कहां पर था, ट्रॉपिकल रीजन में, फिर सूरज ऊपर आया उसने इवेपोरेशन की, तो जो बचा हुआ पानी था वो भी कहां चला गया, इवेपोरेशन की वजह से ऊपर, तो नीचे एक्चुअल में क्या बचेगा, डेंस वाटर बचेगा जिसकी सैलिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो जिस जगह पे सैलिनिटी ज्यादा होती है वो पानी क्या बन जाता है, डेंसर, है ना, यही मतलब हुआ ना इसका, यही मतलब हुआ। अगर कोई पहले कोई एक आपके पास वाटर का सॉल्यूशन है, उसके अंदर आपने कुछ नहीं डाला है, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम रहेगी। आप उसमें कुछ मिला दोगे तो वो क्या होगा, ज्यादा डेंस बन जाएगा। ऐसे ही होता है, शुगर वाला वाटर बनाओ भाई, सॉल्ट वाला वाटर बनाओ, जिसमें भी आपने कुछ एडिशन कर दिया ऊपर से, उस चीज में डेंसिटी उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जिस चीज की डेंसिटी बढ़ जाएगी उसमें वही एक चीज थी बताने वाली कि वो आपने देखा होगा डेड सी पे लोग फ्लोट करते हैं, वो सारी चीजें, तो वो क्यों करते हैं, क्योंकि उस जगह पे सैलिनिटी ज्यादा है, सैलिनिटी ज्यादा होने की वजह से डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से आप जब उसके ऊपर लेटोगे, आप उसके ऊपर तैरोगे, तो नीचे से जो बायोंट फोर्स लगती है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। बायोंट फोर्स ज्यादा होगी तो आप उस पर तैर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल सी चीज थी, कल मैंने इतना आपको बता दिया था। इसके बाद आपको कुछ बताया था मैंने, इसके बाद आपको कुछ याद है, कुछ और बताया था, नहीं बताया था, तो बस अब आप आ जाओ यहाँ पे, नया चैप्टर जिसका नाम क्या है, क्लाइमेटोलॉजी, और यहाँ से अब आप समझने की कोशिश करो। पुराना जो भी नया बच्चा है जिसको नहीं यहाँ तक कुछ पता चल रहा है वो छोड़ दो इसको, ठीक है। उसको भी मत देखो, आप छोड़ दो उसको, मत देखो, ठीक है। तो क्लाइमेटोलॉजी में आपको सबसे पहली चीज़ मैंने क्या बोली थी कि क्लाइमेटोलॉजी में हमें अलग अलग चीज़ें पढ़नी है। पहले आप समझो यहाँ पे आपको चीज़ें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी में फर्स्ट चीज़ जो आपको पढ़नी है वो क्या है, आपका एटमॉस्फेयर, ठीक है। फिलहाल के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, एटमॉस्फेयर पढ़ रहे हैं। एटमॉस्फेयर के बाद हम क्या पढ़ेंगे, क्लाउड का फॉर्मेशन, क्लाउड का फॉर्मेशन, और तीसरी चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, रेनफॉल पैटर्न, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है, रेनफॉल पैटर्न, ठीक है। अब आप खुद एक चीज़ देखिए, धीरे धीरे करके हम इसको पढ़ेंगे ताकि आपको समझ आए। आप एक बारी कोशिश करिए यहाँ पे देखने की, ठीक है। देखिए आपको क्या बोला था कि सबसे पहले ये आपका अर्थ, जब इसके अर्थ की फॉर्मेशन हुई तो हमने क्या बोला था, सबसे पहले यहाँ पे कोई एक मैसिव क्लाउड था जिसको हमने क्या बोला था, नेबुला था, है ना। और यहाँ से थेरी जो थी उसका नाम क्या था, लैप्लास नेबुलर थेरी, लैप्लास नेबुलर थेरी। तो अर्थ की फॉर्मेशन के पीछे जो चैप्टर 1 है जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ द अर्थ, उसमें हमने पढ़ा था कि यार एक बहुत बड़ा जायंट एक गैसेस का नेबुला था। नेबुला किससे बनता है, गैसेस से। गैसेस कौन कौन सी थी इसके अंदर, हीलियम और हाइड्रोजन होती हैं मेनली। कौन सी होती है, हीलियम और हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये जोर जोर से रिवॉल्व कर रहा था और उसमें से एक जो स्पाइरल था वो टूट गया, वो नीचे आया और ऐसे करके हमारी अर्थ बनी, और इसी के आगे पीछे अर्थ बनी, और यहाँ पे और आगे पीछे का सोलर सिस्टम है ना, ठीक है, वहाँ पे सन है। तो जब ये धीरे धीरे करके इसकी स्पीड कम हो रही थी और ये ठंडा हो रहा था, यहाँ से जब निकलेगा तब क्या था, इसमें बहुत हीट थी। धीरे धीरे करके कोई भी बॉडी जब अपने में से हीट रिलीज करती है, अगर कोई बॉडी गर्म हो गई है और वो ठंडा होना चाह रही है तो वो क्या करेगी, अपने में से हीट रिलीज करेगी। हीट जब वो रिलीज करती है तो
उस किस फॉर्म में रिलीज करती है, तो आप क्या बोलते हो, रेडिएशन, ठीक है, आप क्या बोलते हो, हीट रेडिएशन छोड़ रही है ना, हीट अपने में से क्या कर रही है, इमिट कर रही है। हीट इमिट करेगी तो धीरे धीरे क्या करेगी, कूल हो जाएगी, धीरे धीरे कूल हो जाएगी। पहला चैप्टर आप याद करो, आपको बताया हुआ है, धीरे धीरे करके जब हीट इमिट करेगी, सेम चीज थी, जो हैवियर एलिमेंट्स थे, हैवियर एलिमेंट्स वो कहाँ चले गए थे, कोर के अंदर, जो लाइटर एलिमेंट्स थे वो कहाँ पे रह गए थे, सरफेस के अंदर, ऐसा ही था, ठीक है। और अभी इस टाइम भी क्या हो रहा था कि बहुत सारी वॉल्केनिक एक्टिविटी चल रही है, तो वॉल्केनिक एक्टिविटी जब भी चलती है, आपको पता है कहीं पर भी वॉल्केनो निकलता है तो नीचे से जो भी लिक्विड मैग्मा होता है वो ऊपर आता है लावा की तरह, और अकेला लावा तो नहीं निकलता है, उसमें से और क्या होता है, बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, है ना, वाटर वेपर निकलते हैं, गैसेस निकलती हैं, देखा था आपने खुद ही, पायरोक्लास्टिक मटेरियल निकलता है, याद आ रहा है, ठीक है, पायरोक्लास्टिक मटेरियल। तो ये जब ये सारी चीजें यहाँ से निकल रही थी, तो धीरे धीरे करके ये सारी गैसेस कहाँ निकल रही थी, आ रही थी अर्थ के क्रस्ट से बाहर की तरफ आ रही है, अर्थ के क्रस्ट से कहाँ आ रही है, बाहर आ रही है, अर्थ के क्रस्ट से ये सारी चीजें बाहर आ रही हैं। तो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, अलग अलग गैसेस की जो परसेंटेज है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है। तो एक टाइम पे क्या हो रहा था कि जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तब उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन थी वो क्या थी, बहुत ज़्यादा थी। ऑक्सीजन हमारी धरती पे था नहीं, जिसकी वजह से धरती के ऊपर लाइफ नहीं थी। यही सारी चीज़ें सुन ली है ना आपने, बस आप सुनो, अभी बस आगे जा रहे हैं, ठीक है। धरती के ऊपर लाइफ नहीं थी, तो अभी लाइफ लाने के लिए आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। दो चीज़ें चाहिए, पहले तो ये जो इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपको हो गया इसको आपको क्या करना है, कम, और दूसरा आपको कहीं से चाहिए O2, उस O2 को आपको क्या करना है, इंक्रीज। धीरे धीरे करके वाटर, अर्थ का टेम्परेचर कम हो रहा है, वाटर वेपर निकल रहे हैं, तो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये क्लाउड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, अभी थोड़ी देर के बाद आ जाएंगे, खुद आप समझो। वाटर वेपर है, उमस है, हवा में क्या है, उमस। उमस का मतलब क्या होता है, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, हवा में क्या है, वाटर वेपर। किसी जगह पे अगर ह्यूमिडिटी है, किसी जगह पे अगर उमस है, तो उस जगह का मतलब क्या है, वहां पे हवा में वाटर वेपर क्या है, बहुत ज्यादा है। यही मतलब होता है ना। अभी ये वाला जो अभी आपका टाइम है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी क्या है, बहुत ज्यादा है, मतलब हवा में, हवा ड्राई नहीं है, हवा क्या है, हवा में वाटर वेपर जो है वो ज्यादा है। धीरे धीरे करके ये वाटर वेपर ऊपर जाएंगे, क्लाउड का फॉर्मेशन करेंगे। क्लाउड का जब फॉर्मेशन होगा तो धीरे धीरे करके क्या होगी, रेनफॉल होगी। तो ऐसा बोलते हैं कि बहुत सालों तक रेनफॉल होती रही। जब बहुत सालों तक रेनफॉल होती रही तो ये वाले जो कार्बन डाइऑक्साइड जो थी आपकी, ये सारी वॉश्ड अवे होगी, कहाँ चलेगी, ओशंस के अंदर, ठीक है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में से ये CO2 की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम हो गई। साथ ही साथ पैरेलली एक और चीज़ क्या चल रही थी, ये साइनोबैक्टीरिया, ये साइनोबैक्टीरिया जो है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, ठीक है, इनकी वजह से ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा था, ठीक है, धीरे धीरे करके, ठीक है। प्लांट्स जो हैं वो लगना शुरू हो रहे थे, प्लांट्स लगेंगे तो ऑक्सीजन जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ेगी। तो ऐसे करके क्या एक बैलेंस जो था वो धीरे धीरे करके बनना शुरू हुआ। जब ये बैलेंस बनना शुरू होगा तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, जो पहली चीज़ है, इसके बारे में बात आती है कि भाई ये क्या चीज़ है। ये वो चीज़ है कि भाई अगर मानो ये आपकी अर्थ है और ये आपका सूरज है और यहाँ पे ये सोलर रेडिएशन फेंकता है, तो एक वर्ड होता है जिसको क्या बोलते हैं, एल्बिडो। इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है, एल्बिडो, ठीक है। एल्बिडो का मतलब क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट में कितनी टेंडेंसी है कि वो सोलर रेडिएशन को क्या करे, इमिट बैक करे, ठीक है। आप लिखिए जरा, वर्ड लिखिए आप, एल्बिडो। आप लिखिए, चैप्टर का नाम क्लाइमेटोलॉजी, और सबसे पहली चीज लिखिए एल्बिडो, ठीक है। सबसे पहली चीज लिखिए एल्बिडो, और आप एल्बिडो में लिखिए, एल्बिडो इज द टेंडेंसी ऑफ एनी, एल्बिडो इज द टेंडेंसी ऑफ एनी surface slash object, albedo is the tendency of any surface slash object to reflect back the solar radiation, to reflect back the solar radiation. Albedo is the tendency of any surface slash object to reflect back the solar radiation. ठीक बात है, ठीक है। अगर इतनी सी लाइन आपको समझ आ गई, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई स्नो का एल्बिडो ज़्यादा है या फिर स्नो, अगर मैं आपसे ऐसा पूछूं कि भाई स्नो का एल्बिडो ज़्यादा है या फिर कहीं पे यहाँ पे ऐसी कोई बिल्डिंग बनी है उसका एल्बिडो ज़्यादा है, तो आप क्या बोलोगे, किसका एल्बिडो ज़्यादा है? एल्बिडो क्या होता है, टेंडेंसी किसी ऑब्जेक्ट की कि वो कितनी सोलर रेडिएशन को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, यही हुआ एल्बिडो, ठीक है। आपके सामने एग्जांपल रखिए कि भाई एक जगह पे स्नो है, एक जगह पे कोई बिल्डिंग है,
बिल्डिंग, तो इनमें से किसका एल्बिडो ज़्यादा होगा? स्नो का एल्बिडो ज़्यादा होगा। क्यों भाई? स्नो वाइट होती है, वाइट कलर आपको पता है क्या करता है? सब रिफ्लेक्ट करता है। सही बात है, सही है ना? कोई ब्लैक कपड़ा पहनते हो तो क्या करता है? वो सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता है। वाइट कपड़ा पहनते हो तो क्या करता है? सोलर रेडिएशन एमिट करता है, मतलब वो रिफ्लेक्ट कर देता है सारी। इसीलिए गर्मियों में बोलते हैं लाइट कलर पहनने चाहिए आपको। ऐसी बात है, काले कपड़े मत पहनो, गर्मी लगेगी। सही बात है, ठीक है। और इससे आपको क्या पता चलता है? आप किसी बर्फ वाली जगह पे चले जाते हो तो वहां पे आप देखोगे आपकी आंखें नहीं खुलेंगी, है ना? अचानक से आपको बहुत रोशनी जैसा फील होता है जहाँ पे भी बर्फ होती है, ठीक है। तो लोग क्या चश्मा पहन के रखते हैं, है ना? लोग चश्मा पहन के रखते हैं। वो ठीक है, आप फोटो खिंचवानी है आपको, ठीक है, पर आपको जो है असल में दिख भी नहीं रहा है, क्योंकि वो वाइट जो आपकी स्नो है वो क्या कर रही है? बहुत जो सोलर रेडिएशन गिर रही है उसको क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट कर रही है। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई कि एल्बिडो क्या होता है, ठीक है। अब उस एल्बिडो वाले कॉन्सेप्ट को आप यहाँ लगाओ। ये सोलर रेडिएशन अर्थ के ऊपर गिर रही है, और ये जितनी सोलर रेडिएशन अगर गिर रही है, आप मानो ये सारी अर्थ की सरफेस रिफ्लेक्ट कर देती, तो जो एक मीन टेम्परेचर कल भी आपको बताया था, अगर आपको धरती के ऊपर रहना है तो आपको क्या चाहिए? एक एवरेज मीन टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। एवरेज टेम्परेचर चाहिए जिसपे अर्थ में सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल है ना? ये 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपका टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, तभी लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ। अगर यहाँ पर कोई भी एक ब्लैंकेट जैसी चीज़ ना हो, अभी ये ब्लैंकेट क्या है? ये जो गैसेज हैं उन्हीं का ब्लैंकेट है। अगर ये मानो ये ब्लैंकेट नहीं है तो क्या जितनी भी सोलर रेडिएशन सरफेस के ऊपर गिरेगी वो सारी क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जितनी धूप गिरी सारी रिफ्लेक्ट। तो यहाँ पे कोई एक टेम्परेचर मेंटेन नहीं हुआ, नहीं हो पाएगा, ठीक है। सेम चीज़ है ब्लैंकेट, आप इसको असल ब्लैंकेट के साथ भी भाई कंपेयर कर सकते हो। कैसे? सर्दी है, आपने ऊपर से ब्लैंकेट रख लिया, अब जो बाहर की ठंडी हवा है वो अंदर नहीं आ रही, आप वो ब्लैंकेट ने और ये आपके अंदर की बॉडी उसको क्या कर लिया? उसने बचा लिया, ठीक है। एक हीट अंदर मेंटेन करके रख रहा है। ब्लैंकेट का यही मतलब होता है। वो ब्लैंकेट करता क्या है? एक हीट को मेंटेन करके रखता है। यही क्या है ब्लैंकेट का काम? तो एटमॉस्फेयर भी यही है। एटमॉस्फेयर क्या है एक्चुअल में? एक ब्लैंकेट है, और इसका काम क्या है? एक हीट को मेंटेन करके रखना है इसका काम, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया यहाँ तक? तो बस ये जो गैसेज हैं, ये जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में क्या है? बहुत सारी गैसेज हैं। अब ये एटमॉस्फेयर में क्या है? बहुत सारी लेयर हैं। अब वो कैसे काम करती हैं वो अभी आपको बताते हैं नेक्स्ट। अभी यहाँ तक आपको बताओ, कोई डाउट है? यहाँ तक आपको कोई डाउट है? एल्बिडो समझ आ गया आपको क्या होता है? एल्बिडो समझ आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपको यहाँ पे फोटो दिखा देता हूँ मैं, पर आप ऐसे भी देख सकते हो पहले खुद। देखो, ये आपका क्या है? अर्थ है ना? यहाँ पे कोई खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हाइट तक क्या है? ये जो नीचे वाला एरिया था उसको हमने एनवायरनमेंट में भी पढ़ा है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर, है ना? जो नीचे वाला एरिया उसको क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। यहाँ से आप एक हाइट के बाद थोड़ा और ऊपर चले गए तो उस एरिया को क्या बोलते हैं? इस एरिया को स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। इस एरिया से आप थोड़ा और ऊपर चले गए, इस एरिया को क्या बोलते हैं? मीजोस्फेयर, ठीक है। यहाँ से आप थोड़ा और ऊपर चले गए तो इसको क्या बोलते हैं? थर्मोस्फेयर, ठीक है। ऊपर एक्सोस्फेयर वो सब बाहर निकल जाएगा, ठीक है। मेन चीज़ क्या है? वो आइनोस्फेयर इसी के अंदर ही है, ठीक है। आइनोस्फेयर उसी के अंदर है। थर्मोस्फेयर में क्या है? बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उसमें से एक लेयर जो है छोटी सी, वो क्या है? आइनोस्फेयर की। अभी हम फोटो देख लेंगे, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ये ब्रॉड डिस्टिंक्शन है, इसके बीच में एक पोर्शन है जहां पर वो आइनोस्फेयर वाला आयन वाली फॉर्मेशन होती है, इसी के विद इन दिस, ठीक है। बात समझ आई? तो ये कि सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, सारी चीज़ें हमारी काम की है? नहीं, हमारी जो सबसे काम की चीज़ है वो क्या है? ये वाला ट्रोपोस्फेयर। सबसे काम की चीज़ क्या है? ये वाला ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद कोई काम की चीज़ है तो क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर। ये दोनों चीज़ें काम की क्यों है? ये ऊपर वाली काम की क्यों नहीं है? भाई इसमें मेजॉरिटी ऑफ दी ह्यूमन एक्टिविटी जो हम करते हैं, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, पढ़ना या फिर डे टू डे एक्टिविटी जो हम करते हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो तो सब सारी की सारी ट्रोपोस्फेयर के अंदर हो जाती हैं, है ना। कोई एक्स्ट्रा चीज़ बची तो वो कहाँ पर होती है? स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ओजोन है तो इसलिए थोड़ी इंपॉर्टेंट है। और कोई बहुत ऊंचे चलने वाले जो एयरक्राफ्ट होते हैं आपके, है ना, जो आप देखो, आप अगर डोमेस्टिक फ्लाइट आप लेते हो,
आप यहाँ जम्मू से बैठे और आप इधर चले गए, मानो कि दिल्ली तक आप गए, है ना, जम्मू से बैठे और कहाँ गए, दिल्ली तक गए, तो उसको फिर ये बहुत ऊंचा जाकर यहाँ पे दिल्ली में आने की कोई जरूरत नहीं है ना, वो थोड़ा सा एक मीन हाइट लेगा और ये ट्रोपोस्फियर के अंदर ही रहकर वो यहाँ पे लैंड कर जाएगा, है ना। जैसे जो बहुत दूर जाने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं, है ना, तो इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स होती हैं तो वो ऐसा कोशिश करती हैं कि वो इसमें से निकल के ये ऊपर वाले एरिया में उड़ें। उसके पीछे क्या रीज़न है थोड़ी देर के बाद आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए समझ आ रहा है जो चीज़ बता रहा हूँ, समझ आ रहा है तो ये वाली फोटो देखो जो आपको दिखाई जा रही है। पहले आप ये लिख सकते हैं, अगर आपको लिखना है वो परसेंटेज कितना होता है, कौन से जो गैसेज हैं आपके अर्थ के सरफेस के ऊपर, ठीक है, तो उसका कितना परसेंटेज है। तो आपको पता है नाइट्रोजन जो है वो क्या है 78%, ऑक्सीजन क्या है आपकी 21%, ठीक है, कल हमने बात की थी, ऑक्सीजन क्या है 21%। उसके बाद आपकी क्या है आर्गॉन, तो वो कितनी है 0.90%। उसके बाद अदर गैसेज कितनी है 0.17%, और लास्ट में क्या है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ठीक है। वो सेम कॉन्सेप्ट को जब आप इन्वायरमेंट के साथ जोड़ के देखते हो, तो जब हमने इन्वायरमेंट पढ़ी थी तो हमने देखा था यार वो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, वो सारी चीज़ें वो फिर वो क्या करती हैं अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाती हैं। तो वो कैसे बढ़ाती थी, वो आपको पता है, वो ब्लैंकेट जो है आपका एटमॉस्फेयर का, वहाँ पे जाके रुक जाएंगी और फिर वो भी जो भी सोलर रेडिएशन गिर रही है उसको एब्जॉर्ब करती रहेंगी, वो गर्मी को क्या कर देंगी और बढ़ा देंगी, ठीक है। यहाँ तक आपको अगर समझ आता है, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.9%, आर्गॉन 0.90%, अदर गैसेज 0.17%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ठीक है। कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। यहाँ पे आप फोटो देखिए तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखा रहा है जिसको क्या बोल रहे हैं लेयर्स इन दी एटमॉस्फेयर। जो आपका एटमॉस्फेयर है उसमें क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो लेयर है आपकी, उसमें आपको सबसे नीचे क्या दिखा रहा है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में आपको देखिए क्या दिखा रहा है, वो पहाड़ दिख रहे हैं आपको, फिर ये कोई हॉट एयर बैलून दिख रहा है, एक आपको एरोप्लेन दिख रहा है। यहाँ से आप थोड़ा ऊपर चले गए तो वहाँ पे क्या है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर दिख रहा है, अच्छा ये भी समझ आ गया। ऊपर आपको दिख रहा है ये मीजोस्फेयर, है ना, मीजोस्फेयर में आपको क्या दिख रहा है, जो भी आपके ये रॉकेट वगैरह निकले हैं और ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आपको दिख रहा है वहाँ पे मीजोस्फेयर में कहीं कहाँ है रॉकेट वगैरह हैं, ठीक है। उसके ऊपर आप चले गए तो एक जगह जिसका नाम क्या है थर्मोस्फेयर, ठीक है। और वहाँ पर एक चीज़ लिखी है थर्मोस्फेयर के बगल में एक चीज़ लिखी है जिसका नाम क्या है ऑरोरा। वो ऑरोरा वाला क्या फिनोमिना है अभी बस आप 15-20 मिनट दीजिए आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और सबसे लास्ट में सबसे ऊपर क्या लिखा है एक्सोस्फेयर। तो एक्सोस्फेयर में आपके जो भी सैटेलाइट हैं, जो भी स्पेसशिप है, वो सब कहाँ पर है एक्सोस्फेयर के अंदर, वो सब कहाँ पर है एक्सोस्फेयर के अंदर, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से पढ़ो वापस से, ठीक है। देखो सबसे काम की चीज़ क्या है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में आप उसका जो डिस्टेंस है ज़रा आप उसको देखिए, क्या लिखा है 0 to 2, फिर क्या लिखा है 12 to 18, है ना, क्या लिखा है 0 2 और फिर क्या लिखा है 12 to 18। तो आप इसका मतलब समझिए, ये ऐसा कहना चाह रहा है कि आपका जो ट्रोपोस्फेयर है वो क्या है यूनिफॉर्म नहीं है। ट्रोपोस्फेयर जो है आपका, उसका जो हाइट है, उसका जो डिस्टेंस है वो क्या है यूनिफॉर्म नहीं है। जीरो अगर बेस लेवल है तो जीरो से शुरुआत हो रहा है, एक जगह पे कितना है 12 और एक जगह पे कितना है 18। बात समझ आ रही है, एक जगह पे कितना है 12, एक जगह पे कितना है 18। पहली चीज समझ आ गई, ऐसा क्यों है उसको आप देखिए, यहाँ पे देखिए, जो चीज़ आपको बताई जा रही है आप उसको एकदम याद करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। नहीं समझ आ रहा है तो पूछिए, वैसे तो मुझे लग रहा है आ जाना चाहिए समझ, ठीक है। समझिए क्या मतलब है इसका। ये देखो इसका मतलब क्या है, ये आपका अगर अर्थ है, ये अगर आपका अर्थ है, तो अगर मैं ट्रोपोस्फेयर की बात कर रहा हूँ तो वो ये यहाँ से डिस्टेंस होगा, है ना। अगर ये वाली चीज़ आप नहीं पढ़ो तो आपको क्या लगना चाहिए, ये यूनिफॉर्म है और ये क्या है हर जगह से इसकी हाइट क्या है बराबर है, ठीक है, हर जगह से इसकी हाइट क्या है बराबर, ठीक है। नॉर्मल केस में ये होना चाहिए। एक्चुअल केस में क्या है, एक्चुअल केस में क्या है कि भाई ये अगर अर्थ है,
तो जो एरिया आपका इक्वेटर के पास है वहाँ इसकी हाइट ज़्यादा है, जो एरिया पोल के पास है वहाँ इसकी हाइट कम है। ऐसे बात समझ आई क्या है? जो ये आपको सबसे ज़्यादा हाइट दिख रही है इसकी कितनी, 18 किलोमीटर्स की, वो कहाँ पर है? इक्वेटर के पास। वो कहाँ पर है? इक्वेटर के पास। जो सबसे कम हाइट दिख रही है इसकी 12 किलोमीटर की, वो कहाँ पर है? पोल्स के पास। क्या आप अभी जितनी चीज़ें आपको बताई गई हैं उसमें से आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपको लगता है यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप सोच सकते हो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या लगता है आपको ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पे डिस्टेंस 18 किलोमीटर है, यहाँ पे डिस्टेंस 12 किलोमीटर है? ऐसा क्यों लगता है आपको? सोचिए, याद करिए वापस से। इक्वेटर कौन सी जगह थी जहाँ पर क्या है? इक्वेटर वो जगह थी जहाँ पे क्या है, ऊपर सन है, और सन की क्या पड़ रही है? सोलर रेडिएशन पड़ रही है ना? सन हमेशा कहाँ पे रहता है? इक्वेटर के ऊपर रहता है, सोलर रेडिएशन पड़ती रहती है। सोलर रेडिएशन पड़ेगी तो अर्थ के साथ, क्रस्ट के साथ लगी हुई जो एयर होगी वो क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। ये चीज़ आपको पता है, क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। कोई भी चीज़ गर्म हो जाती है, जब कोई भी चीज़ वार्म हो जाती है तो क्या करती है? वो एक्सपैंड करती है, हल्की हो जाती है, लाइट हो जाती है, और क्या करेगी? राइज करेगी। राइज करेगी तो ये सारा एयर का जो पैकेट है वो कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ जाएगा, राइज करेगा, राइज करेगा, राइज करेगा। राइज करेगा तो एक बहुत, उसकी हाइट का है, बहुत दूर तक चला जाएगा। जितनी वो दूर तक जाएगा उतना ट्रोपोस्फेयर का आपका एक्सटेंट बनता जाएगा। बात समझ आई? जितना इक्वेटर वाले रीजन में ज़्यादा गर्मी होगी उतना ज़्यादा यहाँ पे एयर जो है वो गर्म होगी। जितनी ज़्यादा एयर गर्म होगी उतनी ज़्यादा एयर एक्सपैंड करेगी, लाइट हो जाएगी, ऊपर की तरफ राइज करेगी। ऊपर की तरफ राइज करेगी तो ज़्यादा दूर तक जाएगी और 18 किलोमीटर तक चली जाएगी। जहाँ जहाँ तक वो जाएगी उतने एरिया को हम क्या मान लेंगे? एक्सटेंट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर। उसको क्या मान लेंगे? एक्सटेंट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, अभी आप घबराइए मत। आपको लग रहा है इधर ऐसे क्यों जा रही है, इधर ऐसा, इसके आगे नहीं जा रही, इसके पीछे नहीं जा रही, सब समझ आएगा। आप सिर्फ 10-15 मिनट रुकिए, ठीक है? उसके बाद आप देखिए सेम चीज़, जो ये पोलर रीजन है, तो पोलर रीजन में आपको पता है, पोलर रीजन में आपको क्या पता है भाई? पोलर रीजन में कोई तो सूरज है नहीं, कोई एयर तो ऊपर की तरफ जाती नहीं है। पहली चीज़ आपको पता है। दूसरी चीज़ आपको क्या पता है कि भाई इक्वेटर वाला जो रीजन होता है वो क्या होता है? गर्म। इक्वेटर वाला रीजन क्या है? गर्म। पोलर रीजन क्या है? कोल्ड। हॉट जो चीज़ होती है वो क्या करती है? राइज, राइजेस अपवर्ड्स। क्या करती है? राइजेस अपवर्ड, है ना? जो ठंडी चीज़ होती है वो क्या करती है? अगर हॉट चीज़ राइजेस अपवर्ड तो ठंडी चीज़ क्या करती है? इसका डाउनवर्ड मोशन होगा, है ना? ये सेम एग्जांपल जो है हवा वाली, वो मैंने आपको एसी से पहले ही दिन बताई थी, ठीक है? पहले दिन जब क्लास हुई थी एसी वाली एग्जांपल ली थी हमने कि भाई एसी आपका हाइट पे इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि एसी ठंडी हवा फेंकता है, ठंडी हवा भारी होती है, वो जोर से जमीन पर जब गिरेगी तो सर्कुलेशन बनाएगी, ठीक है? सेम चीज़ क्या हो रही है भाई? यहाँ पर टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है तो वहाँ की हवा भी क्या है? ठंडी है। ठंडी हवा भारी होती है तो वो ऊपर जाने की बजाय क्या कर रही है? नीचे आना चाह रही है। जब नीचे आना चाहेगी तो ये, अगर मानो आप हाइपोथेटिकली अगर ये 18 भी होता तो वो ऊपर से दबाव डालती, इसको कम करना चाह रही है किसी एंगल में। समझ आ रही है? ठीक है, ऊपर तो नहीं लेके जाना चाह रही, क्या कर रही है? ठंडी है तो मैं जमीन की तरफ आना चाहती हूँ, तो यहाँ का डिस्टेंस को क्या करेगी? कम करेगी। यहाँ पे हवा ऊपर जा रही है, डिस्टेंस ज़्यादा, यहाँ हवा नीचे आ रही है, डिस्टेंस कम। बात समझ आई यहाँ पे आपको? ये चीज़ समझ आई? कोई डाउट है तो आप पूछो। डाउट है? पक्का समझ आ गया आपको? आपको समझ आ रहा है? पक्का समझ आ रहा है? ठीक है, पहली चीज आपको समझ आ गई तो क्या है? ट्रोपोस्फेयर इज नॉट यूनिफॉर्म। ट्रोपोस्फेयर जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, उसकी हाइट इक्वेटर पे ज़्यादा है, पोलर रीजन पे कम है। इस चीज़ को आप कॉपी में लिख सकते हैं, लिखिए ट्रोपोस्फेयर इज नॉट यूनिफॉर्म, ट्रोपोस्फेयर इज नॉट यूनिफॉर्म, ट्रोपोस्फेयर इज नॉट यूनिफॉर्म, troposphere is not uniform and troposphere is not uniform and its height reaches up to 18 kilometer and its height reaches up to
18 kilometer and its height reaches up to 18 kilometers at the equatorial region. At the equatorial region. At the equatorial region. Whereas it is only 12 kilometer at the polar region. Where it is only 12 किलोमीटर एट दी पोलर रीजन. बात समझ आ गई. उसके नीचे अगर आपको और उसको अच्छे से लिखना है तो आप लिख सकते हो बिकॉज आप ब्रैकेट बना लो और उसके अंदर आप लिख सकते हो बिकॉज एट द इक्वेटोरियल रीजन बिकॉज एट द इक्वेटोरियल रीजन एयर राइजेज अपवर्ड्स. बिकॉज एट द इक्वेटोरियल रीजन एयर राइजेज अपवर्ड्स ड्यू टू वार्मिंग and at the polar region air descends. बात समझ आ गई. ठीक है, यहां तक आपको कोई डाउट है तो बताइए. ट्रोपोस्फेयर आपको समझ आ गया? ट्रोपोस्फेयर समझ आ गया? बताइए कोई डाउट है पूछिए. हो गया, लिख लिया? क्या चीज? इक्वेटोरियल रीजन क्या होता है? बस ये आप समझिए इक्वेटोरियल रीजन क्या है. ये आपकी ये अर्थ है अगर, तो ये जो सेंटर से इक्वेटर जा रहा है इसके आसपास वाला ये वाला जो रीजन है ये क्या है? इक्वेटोरियल रीजन. अर्थ का सेंटर क्या है? इक्वेटर. ये वाला रीजन क्या है? इक्वेटोरियल रीजन. यहाँ पर क्या है? पोल. यहाँ पर भी क्या है? पोल. ये साउथ पोल. ये क्या है? नॉर्थ पोल. ठीक है, यहाँ से एक चीज़ जाती है जिसको आप क्या बोलते हैं? यहाँ से एक और चीज़ जाती है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. यहाँ से एक चीज़ जाती है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. ठीक है. अभी बात किस किस के बीच में हो रही है? इक्वेटर और पोल के बीच में बात हो रही है. ये चीज़ आपको डायग्राम से समझ आ गई? यहाँ पे समझ आ गई? डायग्राम से चीज़ समझ आ गई आपको कि नहीं? समझ आ गई तो बस आप देखो जरा फिर. और आपको क्या बता रहा है? फोटो दिखा रहा है आपको. हाइट मैंने समझा दी क्या है. वहाँ पे अलग अलग चीज़ें जो हैं वो आपको दिख रही हैं. एयरक्राफ्ट दिख रहा है तो भाई एयरक्राफ्ट तो जाएगा. हॉट एयर बलून आपको दिख रहा है. हॉट एयर बलून आप समझिए कि हॉट एयर बलून ऊपर की तरफ क्यों जाता है? अगर आपको ये अलग अलग गुब्बारा होता है ना, आप एक गुब्बारा लेते हो जो वो मशीन लगी होती है, वो आदमी आपको देता है वो लंबी सी. ठीक है, फिर आप उसको घर लेके जाते हो तो रूम पे छोड़ देते हो तो छत के साथ लग जाता है, लगता है. ठीक है, फिर अगर आप उसको बाहर हवा में छोड़ दोगे तो क्या करेगा? ऊपर चला जाएगा. ठीक है, और अगर आप ज़्यादा चतुराई दिखाओगे कि नहीं मैं तो इसको संभाल के रखूंगा तो फिर वो छोटा भी हो जाएगा और फिर उसकी हवा निकल जाएगी, है ना. ठीक है, ज़्यादा दिन के लिए आप बोलोगे संभाल के रखूंगा मैं. ठीक है, तो ऐसा होने के पीछे क्या फिनोमेना है? आपको क्यों लग रहा है कि ऐसा हो रहा है? क्योंकि ऐसा होने के पीछे क्या वजह है? उसमें हाइड्रोजन गैस होती है. ठीक है, तो उससे क्या हो गया? हाइड्रोजन गैस से क्या हो गया? हाइड्रोजन गैस लाइटर होती है. ठीक है, पहली चीज हो गई, समझ आ गई. दूसरी कोई और खास चीज है उसमें? कोई और खास चीज पता है आपको उसके बारे में? उसमें हाइड्रोजन तो होती है और वो भी सुपर हीटेड होती है. दोनों चीजों का मिक्सचर है वो. ठीक है, एक तो गैस जो उसके अंदर भरी जा रही है वो क्या है? लाइटर. दूसरी क्या है? वो वार्म. तो जो उसके जब उसको आप बाहर छोड़ दोगे तो आगे पीछे का जो हवा होगी वो क्या होगी? ठंडी. उसकी हवा क्या होगी? अंदर गर्म. तो गर्म हवा क्या करती है? ऊपर की तरफ जाती है. और कब तक ऊपर की तरफ जाएगी? जब तक उसके अंदर का जो मतलब जो उसका टेम्परेचर और आगे पीछे का टेम्परेचर जब तक उसको लगता है कि बराबर नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तब तक वो क्या करेगी? ऊपर की तरफ जाएगी. ठीक है, वो सेम फिनोमेना आपका आगे चल के क्लाउड में काम आएगा. इसीलिए वाली चीज मैंने आपको अभी बताई, क्योंकि क्लाउड भी जब बनता है तो ऊपर की तरफ जाता है तो तब तक राइज करेगा जब तक आगे पीछे का ठंडा ना हो और उसका बराबर ना हो जाए. ठीक है, तब तक वो वहां पे ऊपर की तरफ राइज करेगा. ठीक है, एक चीज आपको समझ आ गई. ठीक है, अच्छा दूसरी चीज आप समझिए. दूसरी चीज क्या है? अगर आप ट्रोपोस्फेयर के अंदर हैं तो विद इंक्रीज इन हाइट विद इन ट्रोपोस्फेयर अगर आप हाइट में इंक्रीज कर रहे हैं तो टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है. अगर आप ट्रोपोस्फेयर के अंदर हैं, अगर आप इस लेयर के अंदर हैं, कहां पे? ये लेयर कहां से है? अर्थ से ऊपर 18 किलोमीटर. ठीक है, अर्थ से ऊपर 18 किलोमीटर में अगर आप नीचे से कहीं ऊपर की तरफ जा रहे हैं
तो हाइट अगर इंक्रीज होती है तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। आपको पता है प्लेन्स पे आपका टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। माउंटेन्स पे आप चले जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता है, नहीं, प्लेन्स पे आपका टेम्परेचर ज्यादा होता है, माउंटेन पे चले जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होता है। तो ये एक प्रॉपर्टी है, क्या है आपको पता है कि जहां पे हम रहते हैं ट्रोपोस्फेयर के अंदर, प्लेन एरिया में नीचे टेम्परेचर ज्यादा, माउंटेन एरिया में टेम्परेचर कम। तो ट्रोपोस्फेयर के अंदर विद इंक्रीज इन एलिवेशन, विद इंक्रीज इन एलिवेशन टेम्परेचर डिक्रीजेस। मैं आपको लिखवाता हूँ, लिखिए आप सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखिए, ट्रोपोस्फेयर के नीचे आप सेकंड पॉइंट लिखिए, ट्रोपोस्फेयर के अंदर आप सेकंड पॉइंट लिखिए, विद इन ट्रोपोस्फेयर, within troposphere an increase in the elevation within troposphere an increase in the elevation will reduce the temperature, will reduce the temperature। समझ आ गई, एलिवेशन बढ़ा टेम्परेचर घटा, ठीक है, यहां तक समझ आ गई आपको, ट्रोपोस्फेयर की खास बात समझ आ गई, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर के बारे में जो भी अच्छी चिकनी चुपड़ी चीजें थी वो आपको समझ आ गई, इतनी काम की चीजें हैं, ठीक है। काम की चीजें क्या है कि इसका जो डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म नहीं है। दूसरी चीज, जितनी भी काम की चीजें होती हैं आपकी डे टू डे लाइफ, वो कहाँ पर होती हैं, ट्रोपोस्फेयर के अंदर। जितनी भी आपको आगे पीछे जो भी टोपोग्राफी दिख रही है वो सब कहाँ पर है, टोपोग्राफी का मतलब क्या हुआ, टोपोग्राफी कहीं पर वर्ड यूज होता है तो उसका मतलब क्या होता है, हाँ है ना, टोपोग्राफी मतलब ये सारी माउंटेन, ये वैली वगैरह, ये क्या है, टोपोग्राफी है ना, किसी जगह की टोपोग्राफी कैसा दिखता है वो। तो ये जो भी सारी चीजें एक है ट्रोपोस्फेयर के अंदर है। और इसकी खास बात क्या है, एक तो ये पता चली, दूसरी क्या पता चली, एलिवेशन में आप ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। यहां से कोई भी चीज ऊपर की तरफ जा रही है, एक जगह आएगी जहां पर ये बीच में लाइन आएगी जो कि ट्रोपोस्फेयर को स्ट्रेटोस्फेयर से करेगी अलग, उस चीज को क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉज। हर जगह में इनके बीच में जो भी ये लाइन आएगी उस जगह पे आपको क्या करना है, पॉज लगा देना है, स्फेयर हटा के क्या करना है, पॉज लगा देना है ना। ये ट्रोपोस्फेयर से ऊपर गए तो क्या आएगा, ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर गए तो क्या, स्ट्रेटोपॉज। पर ये सब यहाँ पे कोई काम की चीज नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ट्रोपोपॉज, क्योंकि वो क्यों इंपॉर्टेंट है सर और बाकी चीजें क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, भाई हमारे लिए इस लाइन से ऊपर हमारे लिए सब एक ही चीज है, समझ रहे हो। हमारे लिए सबसे काम की चीज क्या है, ये ट्रोपोस्फेयर। दूसरी काम की चीज क्या है, ये स्ट्रेटोस्फेयर। धीरे धीरे करके जो है एक्टिविटी कम होती जा रही है, सबसे काम की चीज ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। वहां से आप ऊपर बढ़े, एक जगह आ गई जिसका नाम क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर, ठीक है। वहां लिखा है कि अप टू 50 किलोमीटर जो है आपका क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर। अप टू 50 किलोमीटर क्या है आपका, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। अभी स्ट्रेटोस्फेयर जो कि सेकंड लेयर है आपके एटमॉस्फेयर की, उसकी खास बात क्या होती है कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ O3, ठीक है। ओजोन इज प्रेजेंट इन दी स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं स्ट्रेटोस्फेयर के नीचे कि स्ट्रेटोस्फेयर is having the presence of ozone layer. Stratosphere is having the presence of ozone. Stratosphere is having the presence of ozone. Is having the presence of ozone layer. ठीक है। अब अगर इसके अंदर ओजोन लेयर है और उसके आप एक और छोटी लाइन लिख लीजिए, क्या बोला मैंने अभी, स्ट्रेटोस्फेयर इज हैविंग द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर एंड इट इज वेरी बेनिफिशियल as it absorbs and it is very beneficial as it absorbs the UV radiation from the sun, as it absorbs the UV radiation from the sun, ठीक है, बात समझ आ गई। whereas O3 is very harmful, O3 मतलब ओजोन, ठीक है। whereas O3 is very harmful if present in the troposphere, ठीक है। तो यहां पर एक गैस के बारे में आपको बता रहे हैं जिसका नाम क्या है, O3, जिसका नाम क्या है, ओजोन, ठीक है। 3 आपके जो है एटम्स है किसके,
ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलके एक मॉलिक्यूल बना है किसका, ओजोन का, ठीक है। ओजोन की जो गैस है वो आपकी नेचुरली कहाँ मिलती है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर मिलती है। स्ट्रेटोस्फेयर में अगर आपका ओजोन प्रेजेंट है तो क्या करता है, सन की जो यूवी रेडिएशन आ रही है उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करेगा अगर, तो वो यूवी रेडिएशन आपके तक नहीं पहुंचने देगा। आपको पता है यूवी रेडिएशन अगर आपके तक पहुंचती है तो क्या हो सकता है, स्किन बर्न हो सकता है, वो सब सारी चीजें हो सकती हैं क्या, ठीक है, स्किन कैंसर वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं। यूवी रेडिएशन इज हार्मफुल, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, और अगर ये सेम जो ओजोन की गैस है अगर वो अर्थ के ऊपर मतलब स्ट्रेटोस्फेयर से नीचे होगी, कहां पर होगी, ट्रोपोस्फेयर के अंदर होगी, तो ये हमारे लिए क्या है, हानिकारक है, ठीक है। तो O3 काम की कहां पर है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, ट्रोपोस्फेयर के अंदर काम की चीज नहीं है। ट्रोपोस्फेयर के अंदर O3 क्या होती है, हार्मफुल गैस होती है, हमने एनवायरनमेंट में पढ़ा है, ग्रीन हाउस गैस है। और अगर आप स्मॉग जो हम देखते हैं ना, जो फॉग और स्मोक मिक्स हो जाती है उसके अंदर भी जो ओजोन गैस है वो आ जाती है, ठीक है। तो ये ग्रीन हाउस गैस वो सारी चीजें हैं, ओजोन को हम आगे चल के बाद में एनवायरनमेंट में भी देखेंगे, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर आपको समझ आ गया। स्ट्रेटोस्फेयर की खास बात क्या है कि सेकंड लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर सेकंड लेयर है। दूसरी चीज खास बात क्या है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ओजोन गैस विच इज वेरी बेनिफिशियल इफ प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर एंड वेरी हार्मफुल इफ प्रेजेंट इन द ट्रोपोस्फेयर। एक्स्ट्रा चीज, सेकंड चीज स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में क्या है, विद इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर इंक्रीजेस। इसी चीज को आप क्या बोलते हो, टेम्परेचर इनवर्जन। इसको आप लिखिए, मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। आप लिखिए इन स्ट्रेटोस्फेयर, आप लिखिए इन स्ट्रेटोस्फेयर विद इंक्रीज इन हाइट, इन स्ट्रेटोस्फेयर विद इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेस। इन स्ट्रेटोस्फेयर with increase in height temperature also increases, ठीक है, temperature also increases, ठीक है, because of the presence of the ozone layer, because of the presence of the ozone, because of the presence of the ozone layer। तो इस जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या है, इन्वर्ट हो जाना। इन्वर्ट कैसे हो गया, क्योंकि नॉर्मली भाई हम जमीन से चलना ऊपर स्टार्ट हुए थे, तो जैसे जैसे हमें पता है हम ऊपर की तरफ जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है, कम होना चाहिए। अब हम एक ऐसी लेयर में आ गए जिसमें हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर का क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया। टेम्परेचर का क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया। बात समझ आ रही है यहाँ तक आपको, ठीक है। और क्यों हो गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर रहेगी तो यूवी रेडिएशन को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। तो गर्म रहेगी वाली लेयर क्या होगी, गर्म हो जाएगी। आप उस लेयर में ऊपर की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर आपका क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। ये चीज आपको कहां से पता चल रही है, इसी चीज में आप यहाँ पे साइड में टेम्परेचर दिया है। तो देखो आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे थे तो 15 डिग्री हमने क्या बोला, अर्थ का क्या है, एवरेज टेम्परेचर। एवरेज टेम्परेचर से आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो कितना हो गया, -56.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहां से आप वापस ऊपर की तरफ गए तो आप देखो -56.5 से क्या हो गया, -2.5 हो गया। मतलब आप ऊपर जा रहे हो तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहां तक आपको समझ आ रही है, यहां तक समझ आ रही है, कोई डाउट। स्ट्रेटोस्फेयर समझ आ गया आपको। यहां पर एक फिनोमेना हो रहा है जिसका नाम क्या है, टेम्परेचर इन्वर्जन। अभी ये टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है, पहले आप वो चीज समझो, ठीक है। ठीक है, टेम्परेचर इन्वर्जन घूम फिर के वापस से आपके पास आएगा, ठीक है। वापस से एक बारी हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन की बात हुई है तो आप एक बारी सुनो, वापस से आएगा तब उधर भी आप सुनना, ठीक है। टेम्परेचर इन्वर्जन के 3 केस होते हैं, 1 2 3, ठीक है। टेम्परेचर इन्वर्जन के 3 केस। पहला कौन सा वाला आपको याद आना चाहिए, कहीं पे भी टेम्परेचर इन्वर्जन की बात हुई है तो स्ट्रेटोस्फेयर आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। सेकेंड चीज क्या आनी चाहिए दिमाग में, वैली ब्रीज। और थर्ड चीज आपकी क्या आनी चाहिए, फॉग का फॉर्मेशन। टेम्परेचर इन्वर्जन, सॉरी माय बैड, टेम्परेचर इन्वर्जन, ठीक है, टेम्परेचर इन्वर्जन, ठीक है। इसकी 3 एग्जांपल आएंगी, आप आगे चल के भी देखेंगे। पहली चीज का नाम क्या है, मतलब पहला एग्जांपल क्या है, ये एग्जांपल है। पहली चीज आपको याद आनी चाहिए कि स्ट्रेटोस्फेयर में ऐसी चीज बताई गई थी। दूसरी चीज है वैली ब्रीज। तीसरी चीज क्या है, फॉग का फॉर्मेशन।
वो दोनों चीज़ें जो लास्ट वाली हैं हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप थोड़ा सा आइडिया ले लो, आपको खुद ही लगेगा कि हाँ ठीक है समझ आ गया, आपको समझ आ जाएगा। बाकी उसके पीछे एक्स्ट्रा चीज़ें जो है आप सुन लेना मन, ठीक है। आप देखो किसी भी एरिया में जब आप किसी माउंटेनियस एरिया में रहते हो तो ये नीचे वाली जो जगह होती है इसी को क्या बोलते हैं, वैली, है ना। वैली क्या होती है, बीच वाला एरिया जो प्लेन है, आगे पीछे क्या उसके माउंटेन, ये ऊपर वाले माउंटेन, नीचे क्या है वैली, ऐसे ही होता है। अब क्या होगा, आप मानो यहाँ पे सूरज है, ठीक है, सूरज है तो ये एरिया ऊपर है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा माउंटेन के आप ऊपर चले जाते हो तो सूरज आपको जल्दी उगता हुआ दिखता है, और आप अगर माउंटेन के ऊपर हो, किसी हाइट में हो तो जल्दी डूब भी जाएगा, है ना, सही बात है। अगर आप किसी पीक के ऊपर हो तो क्या सूरज वो छिप जाएगा ना, उस पीक के आगे पीछे चला जाएगा, कहीं पे आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो नीचे अगर आप खड़े हो गए तो आपको एपरेंटली दिखेगा अगर सूरज 7 बजे डूब रहा है, तो किसी माउंटेन पीक के ऊपर क्या पता 5 बजे के बाद सूरज आपको डूबता हुआ दिखे, ऐसा हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। तो आप बात समझो कि ये जो ऊपर वाली जगहें होंगी ये क्या हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी, जल्दी ठंडी हो जाएंगी एज कम्पेयर टू दी वैली। बात समझ आई, जहां पे सूरज ही चला गया वो जगह क्या होगी, ठंडी होगी, ठंडी हो गई जल्दी एज कम्पेयर टू दी वैली। वैली से ज्यादा ठंडी होगी तो यहाँ के ऊपर की एयर भी क्या होगी, ठंडी, ये जगह ठंडी होगी तो ऊपर की एयर क्या हो गई, ठंडी। वो ठंडी एयर अब क्या करेगी, भारी होगी, उसको कहाँ पर आना है, नीचे की तरफ आना है, तो यहाँ से ब्रीज क्या करेगी, उसको जगह दिखेगा कहाँ पे, नीचे जाना है, कहाँ पे, वैली में जाना है। तो इसीलिए द टेम्परेचर ऑफ वैली इज ऑलवेज कोल्डर देन द सराउंडिंग माउंटेन्स, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द वैली इज ऑलवेज कोल्डर देन दी सराउंडिंग माउंटेन्स। इसलिए आप देखोगे कि श्रीनगर सिटी जो है उसका टेम्परेचर ज्यादा ठंडा होता है एज कम्पेयर टू आगे पीछे वाली जगहें, ठीक है, ठीक है। श्रीनगर सिटी जब आप सर्दियों में देखेंगे तो -5 -6 डिग्री होता है, तब उसके आगे पीछे क्या पता -3 -4 डिग्री चल रहा हो, जहाँ पे माउंटेन वाला कहीं पे हिल टॉप होगा। बात समझ आ गई, उसके पीछे वजह क्या है, ये वाला वैली ब्रीज, ठीक है। इसमें ऑपोजिट भी है, ऐसा हवा ऊपर की तरफ जाती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, थोड़ी देर के बाद, आगे चैप्टर जब आएगा तब बताऊंगा। फिलहाल के लिए आपको समझ आ गई कि इधर भी क्या हुआ है, टेम्परेचर का इन्वर्जन हुआ है। टेम्परेचर का इन्वर्जन कैसे हुआ इधर, क्योंकि ऊपर टेम्परेचर ज्यादा है, नीचे टेम्परेचर कम है। लेकिन हमने क्या पढ़ा था भाई, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर डिग्रीज होना चाहिए, डिग्रीज होना चाहिए। और यहाँ पर क्या हो रहा है, नीचे टेम्परेचर कम है, ऊपर टेम्परेचर ज्यादा है, तो इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो गया, टेम्परेचर इन्वर्जन। बात समझ आ गई, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल क्या है, फॉग का फॉर्मेशन। आपको पता है सर्दियों का टाइम होता है और कोहरा आ जाता है व्हाइट कलर का, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉग, ठीक है, ठीक है। तो फॉग की जो फॉर्मेशन होती है उसके पीछे, उसके बनने के पीछे अलग अलग हम बोलेंगे कि कंडीशंस होती हैं, ठीक है। उन कंडीशंस को हम नहीं देख रहे अभी, वो फॉग वॉग क्या होती है थोड़ी देर के बाद आएंगे। आप बस समझो कि वहां पर टेम्परेचर इन्वर्जन कैसे हो रहा है, तो कैसे हो रहा है, ये आपका क्या है, लैंड है ना, ये आपका क्या है, लैंड, ये क्या है आपका लैंड, और लैंड के ऊपर यहाँ पर सेम चीज, इसके ऊपर कोई एयर का पार्सल होगा, इसके ऊपर हवा होगी ना, जमीन के ऊपर लगती हुई हवा होगी ना, होगी, ठीक है। सर्दियों का समय होता है और आपको पता है कि घर वाले बोलते हैं वो नंगे पैर जमीन पे मत चलो, ठंड लग जाएगी। क्या मतलब कि जो फर्श है वो क्या है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, फर्श बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो ठंडा फर्श है तो उसकी अपने ऊपर की जस्ट ऊपर वाली लेयर को भी क्या कर देगा, ठंडा कर देगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ वाली जो एयर होगी वो ज़्यादा कूलर होगी एज कम्पेयर टू यहाँ पे हवा में ऊपर कहीं पे जो लेयर होगी, ठीक है, समझ आ रही है ना। तो ऐसे हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये टेम्परेचर ज़्यादा कम है, ये टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, ये टेम्परेचर कम, ये टेम्परेचर ज़्यादा। बात समझ आ गई, इधर भी क्या हो रहा है, टेम्परेचर इन्वर्जन, ठीक है। बात समझ आई, पक्का नहीं आई, कोई बात नहीं। आप देखो ये क्या है, समर, ऐसे कर लो, समर विंटर, है ना। समर में क्या हो रहा था, लैंड की प्रॉपर्टी क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और ठंडा भी हो जाता है शाम को, पानी धीरे धीरे करके गर्म होता है और धीरे धीरे करके ठंडा होता है। अब दिन का समय है, गर्मियों का समय है, तो लैंड आपको पता है क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म, ज़मीन क्या होता है बहुत ज़्यादा गर्म। सेम चीज़ होती है, सर्दियों में ठंडा लगता है फर्श, गर्मियों में गर्म लगता है, तो दोनों टाइम पे आप चप्पल पहन के रखते हो, है ना। सर गर्मियों में क्या लगता है, ज़मीन क्या है, फर्श बहुत गर्म है, ठीक है। आप किसी भी जगह में जाओगे जो कि ओपन है, जहाँ पे पूरा दिन धूप गिर रही है,
और वहाँ पर जैसे आपने कहीं पे चले गए और आपको जूते वूते खोलने पड़े तो आपको पैर जल जाएगा, या छत पे आपको मम्मी भेज दे जाओ कपड़े लेकर आओ ऊपर से, है ना, तो फिर अगर आप नंगे पैर चले गए तो भी आपको जो है जल सकता है पैर। तो क्या मतलब है कि भाई जब नीचे की जो ज़मीन है वो इतनी गर्म है तो अपने ऊपर लगने वाली जो हवा है उसको भी क्या कर देगी, गर्म। तो यही तो पढ़ा था, ये तो तब से पढ़ते ही आ रहे हैं कि इसकी वजह से ये हवा गर्म हो रही है, फिर ये हवा ठंडी लाइट हो रही है, ऊपर की तरफ राइज हो रही है, यही तो समझा रहे थे स्टार्टिंग से, है ना। तो इसका ऑपोजिट कहाँ पर हो रहा है, विंटर में। अब नीचे का जो फर्श है वो क्या है, ठंडा है। तो जैसे नीचे का फर्श ठंडा है तो आपको पता है ठंडे इलाकों में वो नीचे मैटिंग करके रखते हैं भाई, है ना, नीचे वो पूरा एकदम बिछा के रखते हैं, तो आपको पता है कि फर्श ठंडा है। तो फर्श ठंडा है तो क्या करेगा, ठंडा फर्श अपने ऊपर का जो एयर पार्सल है उसको भी क्या कर देगा, ठंडा कर देगा। तो फिर आप डिस्टेंस मतलब हाइट में ऊपर की तरफ जाओगे तो ये जो टेम्परेचर होगा एयर पार्सल का ये कूलर होगा एज कम्पेयर टू आप इधर हवा कहीं ऊपर की हवा का टेम्परेचर देखोगे तो ये ज़्यादा ठंडा होगा, ये क्या होगा उससे उसकी कंपेरेटिवली थोड़ा गर्म होगा। तो इसमें भी क्या हो गया, टेम्परेचर इन्वर्जन, कि भाई नीचे की चीज़ ज़्यादा ठंडी है ऊपर की चीज़ गर्म है, तो क्या हो गया, टेम्परेचर का इन्वर्जन। बात समझ आई आपको? अगर बात आपको समझ आ गई तो मैं अभी लिखवा नहीं रहा हूँ, वो साइड में लिखा है, अगर आपको समझ आ गई तो ठीक है, आगे वाले चैप्टर में आएगा, थोड़ी देर के बाद आएगा, तब मैं आपको बताऊंगा। वो वर्ड यहाँ पर आया था तो मैंने सोचा आपको वर्ड का मतलब बता दूं, टेम्परेचर इन्वर्जन, ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, टेम्परेचर इन्वर्जन समझ आ गया, तो चलो फिर ऊपर फोटो में देखो, बस इसके बाद अब कोई काम की चीज़ नहीं है, ठीक है, इसके बाद कोई भी काम की चीज़ नहीं है। आप देखिए स्ट्रेटोस्फेयर के बाद क्या नेक्स्ट, मीजोस्फेयर। उस मीजोस्फेयर में हाइट लिखी है, कहाँ से भाई, 50 किलोमीटर से 80-90 किलोमीटर तक हाइट में ऊपर है, और उसमें सेम चीज़ हो रही है, -2.5 डिग्री से -86.5 डिग्री सेल्सियस में आपका टेम्परेचर वापस से जो ट्रोपोस्फेयर में हो रहा था, सेम चीज़ कहाँ पे होने लग गई, मीजोस्फेयर के अंदर। सेम चीज़ कहाँ पे होने लग गई, मीजोस्फेयर के अंदर, ठीक है। तो क्या इस लेयर में इतनी कोई खास बात नहीं है, कोई भी खास बात नहीं। रॉकेट चल रहा है, वो आपको रॉकेट दिख रहा है, वो ऊपर चला गया रॉकेट आपको, ठीक है, दिख गया। हाँ, तो ऊपर जाते हैं तो ठंडा ही तो होता है ना, यही तो देखा हमने, है ना। नॉर्मल कंडीशन क्या है कि आप हाइट में ऊपर की तरफ जाओगे तो चीज क्या होनी चाहिए, ठंडी। हाँ, तो वही तो, तभी तो बोला था टेम्परेचर इन्वर्जन, है ना। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या हो रहा था, गर्म हो रहा था, इसीलिए हमने क्या बोला, टेम्परेचर इन्वर्जन। तो वही तो टॉपिक पढ़ा ना यहाँ पे कि क्यों गर्म हो रहा था, किस वजह से गर्म हो रहा था। यहाँ पे गर्म होने की वजह बताइए आपको, प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर, वो हीट को एब्जॉर्ब करती है, उस एयर को गर्म कर देती है वहाँ की, ठीक है। तो आप हाइट में ऊपर जाते हो तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, डिक्रीज होने की बजाय। अब आप स्ट्रेटोस्फेयर से बाहर आ गए तो नेक्स्ट लेयर आ गई जिसका नाम क्या है, मीजोस्फेयर। वहाँ पे आपको दिख रहा है ये रॉकेट वगैरह चल रहे हैं, ये आपको मीटियोर दिख रहा है, वो मीटियोर आप उसके पीछे आपको आग दिख रही है ना। तो आपको पता है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है, तो वो पीछे उसकी वो फायर वाली टेल आपको दिखती है ना। तो वो आपको दिख रहा है कि वो वहां से अब वो एंटर कर रहा है अर्थ की सरफेस में, तो धीरे धीरे करके आपको दिखा रहा है उस एरिया में वो, ठीक है। और टेम्परेचर आपको दिखा रहा है कि भाई देखो -2.5 से -86.5 डिग्री, तो सेम चीज होगी जो कि कहाँ पे हो रही थी, ट्रोपोस्फेयर में। विद इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर डिक्रीजेस, ठीक है। बात समझ आ गई यहाँ पे आपको, ठीक है, बात आपको समझ आ गई यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया तो फिर आप जरा और ऊपर की तरफ चलो। आप और ऊपर जाओगे तो एक लेयर आ गई जिसका नाम क्या है, थर्मोस्फेयर, है। एयर का मतलब लेयर का नाम क्या है, थर्मोस्फेयर, और उसके ऊपर क्या है, एक्सोस्फेयर, ठीक है। अब वो जो थर्मोस्फेयर वाली जगह है वहां तक आप जा रहे हो तो आप और उसके बीच में डिफरेंस देखोगे हो क्या रहा है। ट्रोपोस्फेयर से जब आपने हाइट में ऊपर चलना स्टार्ट किया था ना, तो एटमॉस्फेयर अब क्या हो गया, बहुत रेरिफाइड हो गया है। मतलब जो जितनी कंसंट्रेशन में, डेंसिटी में जो एयर थी, जो गैसेस थी, वो ट्रोपोस्फेयर में थी, उतनी कंसंट्रेशन में वगैरह में आपको अब वो जैसे जैसे आप हाइट में ऊपर जा रहे हो नहीं मिल रही हैं। बात समझ आई? जैसे जैसे आप हाइट में ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे जो डेंसिटी ऑफ एयर और गैसेस थी वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। सबसे ज्यादा कहाँ मिल रही है आपको, अर्थ के पास, ट्रोपोस्फेयर के अंदर। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है, कम होती जा रही है। वैसे वैसे क्या हो रही है, कम होती जा रही है। इसीलिए तो आप देखो ना भाई, आप अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाते हो तो फिर आपको सांस लेने के लिए कुछ तो चाहिए, है ना। सही बात है, ठीक है ना। मतलब क्या, वहां पे हवा जो है वो क्या हो गई है, कम हो गई है, हवा कम हो गई है, ठीक है। वहां पे एक चीज लिखी है जिसका नाम क्या है, ऑरोरा, ठीक है।
वो ऑरोरा वाली जो चीज़ है उसको आप यहाँ पे देखिए, ठीक है। ये जो ऑरोरा है उसी को आप क्या बोलते हो, नॉर्दर्न लाइट्स, ठीक है। ये ऑरोरा के दो टाइप्स हैं, ऑरोरा बोरियोलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है। इसकी आप फोटो देखिए, मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। ये है, आपको आपने इसकी फोटो देखी होगी, ठीक है। इसको नॉर्दर्न लाइट्स बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अभी इस साल शायद कहीं लद्दाख में भी आपको दिखा था, वहाँ पे कुछ तो ऐसा फिनोमिना हो गया जिसकी वजह से आपको ये लद्दाख में दिखा। उसके पीछे अभी रिसर्च चल रही है कि यहाँ पे कैसे दिख गया, यहाँ तो नहीं दिखता है, ठीक है, ठीक है। कोई नई चीज़ हो गई जिसके पीछे अब रिसर्च चल रही है, ठीक है। तो ये जो फिनोमिना है, फिनोमिना ऑफ ऑरोरा, ठीक है। ये ऑरोरा के दो टाइप्स हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है, ऑरोरा, ऑरोरा बोरियोलिस, और सेकंड का नाम क्या होता है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। सेकंड का नाम क्या होता है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है। सेकंड का नाम क्या है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है। अब वो क्या रहा है एक्चुअल में, क्या हुआ, पूछना है कुछ, बोरियोलिस ये लिखा है यहाँ पे, मैं दिखा दूंगा आपको। बोरियोलिस ऐसे है, बोरियोलिस, ठीक है, ऑरोरा बोरियोलिस, ठीक है। अब आप देखिए, ये आपका सूरज है, ये आपका सूरज है, ये आपका सूरज है, ये आपका अर्थ है, मानो ये आपका अर्थ है, ठीक है। ये आपका क्या है, अर्थ, ठीक है। अर्थ का आपको एक चीज पता है, अर्थ में क्या होती है, अर्थ की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, पता है ना। अर्थ की क्या होती है, अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है कि नहीं होती है, अर्थ की क्या होती है, अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। अच्छा, ये चीज समझ आ गई। उस मैग्नेटिक फील्ड में भी आप एक चीज देखिए, जब आप ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड देखते हो तो आपको पता चलता है यार, ये नॉर्थ वाली जो जगह है और ये साउथ वाली जो जगह है, इसमें बहुत सारी जो ये इस जगह पे कंसंट्रेशन आपको ज़्यादा दिख रही है, इस जगह पे कंसंट्रेशन ज़्यादा, इधर क्या है, ये लाइन दूर दूर है, इधर क्या है, सारी आके मर्ज हो रही है इस जगह पे, है ना, दिख रहा है ना, नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में, समझ आ रहा है ना। हाँ, तो बस आप देखो, ये जो सन होता है उस पर एक फिनोमिना होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सोलर स्टॉर्म्स। क्या बोलते हैं, सोलर स्टॉर्म्स। आपको पता है सन किससे बना हुआ है, सन किससे बना हुआ है, गैसी से। कौन से गैस से बना है, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम, ऐसे आप लिख लीजिए, ठीक है। आपने कभी कभी वीडियो देखी होगी, तो इस पे अभी सूरज जो आप घर से देखते हो छत के ऊपर चढ़ के, तो आपको ऑरेंज कलर का जो भी येलो कलर का दिखता है प्लेन, तो ऐसा तो नहीं है ना। इसका मतलब जब आप उसको पास से देखोगे, कभी आप सूरज की आप वीडियो देखोगे, सन को आप अगर सन को ऑब्जर्व करोगे, सन की वीडियो देखोगे, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉर्म्स चल रहे होते हैं, वो तूफान जैसे चल रहे होते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, सोलर स्टॉर्म। अब वो जो सोलर स्टॉर्म निकलते हैं ना, वो ये बाहर की तरफ ऐसे इसकी सरफेस से वो सोलर स्टॉर्म बाहर की तरफ निकल रहा होगा, ठीक है। जो सन का सरफेस है वहाँ से वो जो सोलर स्टॉर्म है, स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, तूफान, ठीक है। वो तूफान किसी वजह से आ रहा है कि सन बहुत गर्म है, सन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम गैस है, तो वहाँ पे एक ऐसा सोलर स्टॉर्म जैसा जो फिनोमिना है वो आपको दिख रहा है। अब ये सोलर स्टॉर्म जब सूरज से बाहर की तरफ निकल रहा है, आपको अगर सोलर स्टॉर्म नहीं भी समझ आ रहा है, आप समझिए कैसे, आपको बताऊं, अगर आपने कोई ऐसे कोई वीडियो देखी है कि कोई बहुत महान पुरुष है, तो दिखाते हैं उसके सर के पीछे से लाइट निकल रही है ना, बात समझ आई, उस सर के पीछे से क्या है, लाइट निकल रही है। अब वो लाइट निकल रही है तो क्या है, वो दूर दूर तक जाती है ना। आप समझो इसके पीछे से कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग निकल रहा है और क्या थोड़ा दूर दूर तक जा रहा है, इसके सरफेस पे नहीं है, सरफेस से दूर जा रहा है। जैसे ये सरफेस से दूर की तरफ जाएगा, जहाँ पे ये सोलर स्टॉर्म और ये अर्थ का ये मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ की, ये सोलर स्टॉर्म अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आपस में जब टकराएंगे, यहाँ के ऊपर की जो लेयर होगी, वो कौन सी लेयर होगी, लेयर कौन सी थी, वो अभी लेयर आपको बताई थी, थर्मोस्फेयर, ठीक है। मीजोस्फेयर थर्मोस्फेयर की जो बीच की जगह है, वहाँ पे जहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की होगी, यहाँ से सोलर स्टॉर्म चल रहा होगा, जहाँ पे ये टकराएंगे वहाँ की एयर को ये आयोनाइज करेंगे, आयोनाइज करेंगे, और वो जो आयोनाइजेशन होता है उसकी वजह से क्या होता है, लाइट इमिट होती है, और वो जो लाइट इमिट होती है वो आपको इस तरीके से दिखती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। अगर ये चीज़ ऊपर हो, मतलब ये नॉर्दर्न एरिया में हो, तो इसको बोलते हैं ऑरोरा बोरियोलिस। अगर सेम चीज़ नीचे हो, तो नीचे आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में ये फिनोमिना दिखता है, तो उसके नाम पे इसका नाम रख दिया ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। बात समझ आई, ठीक है। बात क्या चीज़,
आयोनाइज का मतलब क्या है? आयोनाइज का मतलब है जैसे आयंस के अंदर कन्वर्ट कर देना। अभी जैसे आपको मैं बोलूँ H2O है ना, और H2O क्या है? एक मॉलिक्यूल है। अगर मैं बोलूँ H2O को मैंने आयोनाइज कर दिया तो ये ऐसे बन जाएगा ना, H पॉजिटिव O2 नेगेटिव, यही बन गया। ऐसे ही होता है ना, ऐसे नहीं होता? हाँ बताइए बताइए। जी, आयोनाइजेशन का मतलब क्या है कि कोई भी एक मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल का अपने आयंस के अंदर टूट जाना, उसको क्या बोलते हैं? उस चीज़ का आयोनाइजेशन हो जाना। ठीक है, अभी ये दोनों आयंस होते हैं, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है H प्लस ये H और O2 मिलेंगे तो क्या बनेगा? H2O। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। तो दिखने में तो यहाँ पे H2O है, लेकिन वो फिर यहाँ पे 2H आता है ऐसे आगे, है ना। लेकिन एक्चुअल में तो क्या है? हाइड्रोजन का एक आयन है और H के ऊपर पॉजिटिव होता है और O2 के ऊपर नेगेटिव होता है। तो अगर ये हाइड्रोजन का, जैसे आप देखो, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, है ना। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करते हैं, उसमें एक एनोड होता है और एक क्या होता है? कैथोड होता है। तो पानी का अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वो अलग अलग आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। एक हाइड्रोजन आयन होता है और एक क्या होता है? ये ऑक्सीजन वाला आयन होता है। तो H पॉजिटिव और O2 नेगेटिव। तो मॉलिक्यूल का टूट के अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है? आयोनाइजेशन। बात समझ आ गई? ठीक है, चलो भैया पानी देना। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, भी इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें कुछ ऐसा फैंसी नहीं है। ये सिर्फ क्या है, ये हवाबाजी होती है। ठीक है, ये आपको पता है, आपसे कोई पूछे आपको और ये पता है क्या ऑरोरा क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि हाँ मुझे पता है, ऐसा होता है, इसकी वजह से होता है और ऐसे ऐसे कलर का आपको दिखता है। ठीक है, ब्लू और जो बोरियोलिस है वो नॉर्थ में है। देखिए आप लिख सकते हैं ये नॉर्थ, ये ऑस्ट्रेलिया साउथ। ठीक है, लोग दूर दूर से जाते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इसको देखने के लिए। ठीक है, नॉर्दर्न लाइट देखनी है। ठीक है, वहाँ बैठते हैं आराम से इग्लू के अंदर और इसको होते हुए वो देखते हैं। ठीक है, अब कैसे, क्या वो हम पे, क्या आप नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड चले जाओगे तो क्या दिन दहाड़े ये पूरा दिन यही होता रहता है क्या? ऐसा नहीं होता है भाई। वो वहाँ के जो एस्ट्रोलॉजर वगैरह हैं, जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, ठीक है, वो टाइमिंग देखते हैं कि भाई ये टाइम है, यहाँ पे सन पे सोलर स्टॉर्म आने वाला है। ठीक है, तो उस टाइम ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वो सोलर स्टॉर्म हमारे यहाँ पे टकराए अर्थ के ऊपर। ठीक है, तो उस टाइम टेंडेंसी है कि आपको रात को इतने बजे, 10 बजे, 11 बजे ऐसा ऑरोरा जो है, नॉर्दर्न लाइट जो है वो देखने को मिल सकती है। ठीक है, जब स्टॉर्म आएगा तब देखने को मिलेगी। हमेशा ऐसा नहीं है कि स्टॉर्म आता रहेगा और हमेशा टकरा रहा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बताओ। ठीक है, पक्का समझ आ गया? ठीक है, तो ये भी खत्म हो गया। तो ये जो एटमॉस्फेयर था, बताइए, एटमॉस्फेयर तो जो था वो वाला, जो ये पहला टॉपिक था, इस क्लाइमेटोलॉजी का जो पहला टॉपिक था जिसको हम बोल रहे थे एटमॉस्फेयर, वो खत्म हो गया। ठीक है, अभी सेकंड टॉपिक की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, देखिए आप सेकंड टॉपिक। 10-15 मिनट ही लूंगा मैं एक्स्ट्रा। ठीक है, आप ऐसे मुंह मत लटकाइए। ठीक है, सेकंड चीज आप देखिए, उसके लिए आपको क्या देखना है, जैसे ओशनोग्राफी में हमने देखा था मूवमेंट ऑफ ओशन करंट, वैसे आपको क्या देखना है? मूवमेंट ऑफ एयर। क्या देखना है? मूवमेंट ऑफ एयर। अब उसके लिए पहले आपको एक और चीज देखनी पड़ेगी जिसको हम क्या बोलेंगे, पहले हमने देखा था ये अर्थ है आपकी, अर्थ। ठीक है, और ये क्या था आपका ऊपर से सूरज, ये था सन। ये सन यहाँ पे अपनी रोशनी डाल रहा है। ये अर्थ के बाहर क्या है? एटमॉस्फेयर है। ठीक है, ठीक है, चैप्टर की शुरुआत होती है तो आपको क्या समझना है कि सोलर रेडिएशन जो अर्थ के ऊपर गिरती है, जब गिरती है तो वो क्या होती हैं? शॉर्ट वेव रेडिएशन। वो क्या होती हैं? शॉर्ट वेव रेडिएशन। ठीक है, जो सोलर रेडिएशन अर्थ की तरफ गिरती हैं वो क्या होती हैं? शॉर्ट वेव रेडिएशन। अर्थ की सरफेस से जब वो रिफ्लेक्ट होती हैं तो क्या बन जाती हैं? लॉन्ग वेव रेडिएशन। जब अर्थ उसको रिफ्लेक्ट करता है, जब इसका रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन,
तब ये क्या बन जाती है, लॉन्ग वेव रेडिएशन। तब क्या बन जाती है, लॉन्ग वेव रेडिएशन। अब ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ भाई, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ से सवाल आया है, तो मैं क्या सीधा सवाल उठाऊँ आपको और सवाल लिखो चलो और देखो इसका आंसर क्या है, ऐसे थोड़ी कर सकता हूँ, पहले आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। पहले आप समझोगे कॉन्सेप्ट क्या है, फिर आप आंसर कर सकोगे, ठीक है। अर्थ है, अर्थ के ऊपर सोलर रेडिएशन गिरी, इंसिडेंट वाली गिरने वाली सोलर रेडिएशन क्या है, शॉर्ट वेव रेडिएशन। जो रिफ्लेक्ट होती है वो कौन सी है, लॉन्ग वेव रेडिएशन। अगर आपसे कोई पूछे कि अर्थ पे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो आप क्या बोलोगे, किसकी वजह से हो रही है, लॉन्ग वेव रेडिएशन की वजह से हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि भाई जब सूरज अपनी सोलर रेडिएशन अर्थ की तरफ भेजेगा तब होगा क्या, ये सारी के सारी 100% उसने अगर यहाँ पे भेजी है तो 100% क्या अर्थ के सरफेस पे आएगी, नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी भाई, ऊपर से यहाँ पे भेजा आपने तो पहले कोई तो स्ट्रेटोस्फेयर आ जाएगा, वहाँ पे ओजोन लेयर आ जाएगी, वो कुछ हीट एब्जॉर्ब कर लेगी, फिर आएगी तो दिन में मानो क्लाउड कवर हुआ, बहुत सारे क्लाउड्स हैं, वो क्लाउड आने नहीं देंगे, ठीक है, कुछ को पास करने देंगे, कुछ को नहीं पास करने देंगे। वहाँ से 100% निकली है, मानो आपके अर्थ के सरफेस पे 50% ही पहुंची। 50% क्यों पहुंची भाई, बीच में इतनी सारी चीजें नहीं आने दे रही, सारी की सारी चीजें, सारी की सारी सोलर रेडिएशन धरती पे नहीं आएगी। मानो कि यहाँ से 100% निकली, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मानो अर्थ के सरफेस पे कोई 60% पहुंच गई, 60% सोलर रेडिएशन इमिटेड बाय द सन रीच्ड द अर्थ सरफेस। अभी ये जो अर्थ के सरफेस पे 60% गिरी है तो क्या ये 60% अर्थ पे रह जाएगी, नहीं। अभी आपको एल्बिडो बताया था, क्या बताया था, एल्बिडो बताया था। तो 60% जो आई, क्या पता उसमें से 30% तो सीधी की सीधी रिफ्लेक्ट हो जाए, हो सकता है ना। किसकी वजह से, अर्थ पे इतना सारा क्या है, साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, इतने सारे माउंटेन्स हैं जहाँ पे स्नो आपको देखने को मिलती है, ठीक है ना। और जो स्नो कैप्स होते हैं उनका तो 100% है। ऐसे आपको एक एनसीईआरटी में चार्ट मिलेगा, उस चार्ट को क्या याद कर लेना है क्या, कुछ याद नहीं करना है भाई, कॉमन सेंस है। वो सफ़ेद चीज़ ऊपर नीचे ब्लैक चीज़, अब आपको खुद समझ आ जाएगा कि बर्फ़ क्या होती है, सफ़ेद, है ना। नीचे नीचे करके चलोगे तो आपको क्या पता चलेगा, ये जो लास्ट वाली जो चीज़ है वहाँ पे कोई काली चीज़, कोई सॉलिड चीज़, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर किसी जगह पे है, वहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है ना। खुला एरिया होता है जहाँ पे पेड़ होता है वहाँ पे टेम्परेचर एब्जॉर्ब नहीं होता, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे कि आप किसी सिटी वाले शहर के अंदर आप एंटर करते हो तो अचानक से टेम्परेचर आपको लगता है कि यहाँ पे यार गर्मी है। जैसे आप शहर से बाहर निकलते हो तो आपको क्या लगता है, मौसम अब थोड़ा ठीक हो गया, शहर में गर्मी होती है बाहर गर्मी नहीं होती। क्यों भाई, शहर में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग में जब ऊपर से सोलर रेडिएशन गिरती है तो पहली चीज़ कि वो जो ब्रिक है, मटेरियल है, सीमेंट यूज हुआ है, वो सारा का सारा वो अपने आप को क्या कर लेता है, गर्म कर लेता है ना। इसलिए आप गर्मियों में कहीं पे भी छुएंगे तो आप सरफेस आपको गर्म दिखेगी, ठीक है। उसके कंपैरिजन में आप जहाँ पर कम बिल्डिंग है उस एरिया में आप चले जाओ तो वहाँ पे तो एयर है, वो एयर जो गर्म हुई है वो तो चलेगी अपने आप ऊपर, ठीक है। बाकी जो टेम्परेचर आगे पीछे का वो उतना तो गर्म नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। उसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, आगे चल के जब हम पढ़ेंगे, अर्बन हीट आइलैंड, ठीक है। आए दिन न्यूज़पेपर में आता रहता है, व्हाट इज अर्बन हीट आइलैंड। अर्बन हीट आइलैंड का मतलब क्या है, वर्ड में क्या आ गया, पहला अर्बन, दूसरा क्या है हीट, तीसरा क्या है आइलैंड। तो यहाँ पे आइलैंड क्या है, मेटाफर है, ठीक है। वो एक्चुअल नहीं है कि वो आइलैंड बन गया, मतलब क्या है, कोई एक सिटी के अंदर कोई एक ऐसी जगह जहाँ पर इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि उसका टेम्परेचर जो है आगे पीछे की जगहों से ज़्यादा रहता है, ठीक है। उसको आप यहाँ पर भी देख सकते हो, आप यहाँ पे गांधीनगर में खड़े हो जाओ, चलो यहाँ तो पेड़ वेड़ हैं, मतलब आप कहीं पर जैसे दिल्ली है, ठीक है, तो दिल्ली का जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा ज़्यादा रहता है। आप दिल्ली से थोड़ा सा भी बाहर निकलोगे, गुड़गांव चले जाओगे, नोएडा चले जाओगे, थोड़ा सा सोनीपत चले जाओगे, आगरा चले जाओगे, तो वहाँ का टेम्परेचर कम रहता है। दिल्ली का टेम्परेचर उससे 2-3-4 डिग्री ज़्यादा ही आपको दिखने को मिलेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो समझाने की चीज़ क्या है, ये सोलर रेडिएशन यहाँ गिरी, कुछ यहाँ से पहले ही रिफ्लेक्ट होगी। ये फोटो मैं आपको कल दिखाऊंगा, सिर्फ अभी सुन लो, ठीक है। ये कुछ सोलर रेडिएशन पहले ही रिफ्लेक्ट होगी, जो बची उसमें से जो अर्थ के ऊपर अलग अलग सरफेसेस हैं उनका अलग अलग टाइप का एल्बिडो है, तो वो अपने हिसाब से उसको रिफ्लेक्ट करेंगी, ठीक है। स्नो वगैरह पूरा अप टू 100% कर देती हैं, जो भी धीरे धीरे करके इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीज़ें होंगी वो तो 80% एब्जॉर्ब कर लेंगी। अब देखो, जो चीज़ें एब्जॉर्ब कर रही हैं वो तो चलो कर रही हैं, तो पर ऐसा थोड़ी है कि कोई बिल्डिंग है तो वो क्या 100% एब्जॉर्ब कर लेगी, नहीं भाई, कोई 80% एब्जॉर्ब करती होगी, 20% तो वो भी रिफ्लेक्ट करेगी ना, करेगी। वैसे अर्थ के सरफेस पे जो भी चीज़ें अब इसको रिफ्लेक्ट कर रही हैं, वापस भेज रही हैं रिफ्लेक्ट करके,
वो जिस रेडिएशन में भेजती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग वेव रेडिएशन। क्या बोलते हैं, लॉन्ग वेव रेडिएशन। अब भाई ये लॉन्ग वेव जो रेडिएशन है ना, जब ये बाहर जा रही होगी ना, तब ये जब टकराएगी वापस से एटमॉस्फेयर के साथ, है ना, पहले जब आई तब तो एटमॉस्फेयर में घुस गई। इससे आपको पता क्या चल रहा है कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ना, वो शॉर्ट वेव रेडिएशन को आने देता है अपने अंदर से। बात समझ आई? अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन को अपने में से आने देता है। वो शॉर्ट वेव रेडिएशन कौन सी, जो सूरज से आ रही थी, और जब वो अर्थ पे टकरा के रिफ्लेक्ट होती है और लॉन्ग वेव रेडिएशन बन जाती है, तब वो उतना ज्यादा परमिएबल नहीं है एज कंपेयर टू शॉर्ट वेव रेडिएशन। ठीक है, जितना अर्थ का एटमॉस्फेयर इज परमिएबल टू शॉर्ट वेव रेडिएशन, वो उतना परमिएबल नहीं है लॉन्ग वेव रेडिएशन के लिए। इसीलिए ये लॉन्ग वेव रेडिएशन जब ऊपर की तरफ जाएगी तो ये सारी की सारी बाहर नहीं जा पाएगी यहाँ से, जैसे ये अंदर आ रही थी ना, ये सारी की सारी अब बाहर नहीं जा पाएगी। ठीक है, जब ये सारी की सारी बाहर नहीं जा पाएगी तो इस अंदर के एरिया को क्या करेगी, गर्म करेगी। ठीक है, समझ आ गई? ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आता है कि नहीं आता? पहले आप इतना समझाओ फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये जो इतनी मैंने चित्र बनाया है इतना बड़ा, वो आपको समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ गया? ठीक है कि नहीं है? तो क्या ये जब वापस जा रही होगी तब इसको बादल नहीं दिखेंगे? दिखेंगे। जब ये वापस जाएगी तब भी इसको बादल दिखेंगे। जब ये वापस जा रही होगी जब इसको बादल दिखेंगे ना, इसीलिए आपको मैंने बताया था कि जब क्लाउडी डे होता है तो रात का टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्यों? जब वो वापस जाएगा तो उसको बादल दिखेंगे। जब वो वापस जाएगा तो उसको क्या दिखेगा, बादल दिखेगा। तो नाइट का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो आप बोलोगे कि नहीं सर फिर तो जब दिन में बादल थे तब तो इनमें भी तो कम ही गर्मी हुआ था, तो रात में भी फिर ऐसे नहीं। आप वही चीज़ है, उसको समझो। अगर किसी दिन क्लियर स्काई होता है, उस दिन मानो किसी जगह का टेम्परेचर 40 डिग्री चला जाता है ना, अब मानो उसमें दिन में थोड़े क्या है, बादल हैं। अगर क्लियर स्काई है, आप एक कॉन्सेप्ट को समझिए, जल्दबाजी मत करिए, ठीक है, भेज रहा हूँ घर आपको, कोई बात नहीं। ठीक है, किसी जगह क्लियर स्काई है मतलब ऊपर कोई भी क्लाउड नहीं है। ऊपर क्या है, कोई भी क्लाउड नहीं है। क्लाउड नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये क्लाउड की वजह से जो भी सोलर रेडिएशन रुक रही थी वो नहीं रुक रही, पूरा क्लियर आसमान है, ज़्यादा सोलर रेडिएशन धरती पे गिरी। जब क्लियर स्काई होता है तो आप देखोगे कि मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, सही बात है। जिस दिन क्लियर स्काई होता है उस दिन क्या होता है, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है लेकिन रात को ठंडा हो जाता है। ठीक है, अगर सुबह 40 डिग्री हो रखा है तो रात को क्या पता कोई 22 डिग्री के पास टेम्परेचर जो है आपका आ जाए, क्योंकि क्लियर है भाई, ऊपर आया, यहां से रिफ्लेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपका क्लाउडी डे होता है, क्लाउडी डे, तब देखो क्या डिफरेंस हो रहा है। अब ऊपर आपके क्लाउड्स आ गए, ये ऊपर आपके क्लाउड्स आ गए, ये सूरज है, ये यहाँ पे सोलर रेडिएशन डाल रहा है। ठीक है, दिन के समय ज़्यादा सोलर रेडिएशन मतलब ज़्यादा गर्म नहीं हो पाया, तो मानो कि दिन में क्लाउड कवर था तो 35 डिग्री टेम्परेचर रहा आज। बात समझ आई? क्या रहा? 35 डिग्री टेम्परेचर रहा। लेकिन जब ये अर्थ के ऊपर आया, अब जब इसको रिफ्लेक्ट होना है ना, तो भाई ये लॉन्ग वेव रेडिएशन बन चुकी है। लॉन्ग वेव रेडिएशन को ये बाहर नहीं जाने देगा। क्या नहीं करने का? बाहर नहीं जाने देगा। तो यहाँ पर क्यों इतना कम हो रहा था भाई? यहाँ पे कम इसलिए हो रहा था क्योंकि यहाँ पे क्लाउड नहीं था, यहाँ पे क्लाउड है, और यहाँ से जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो चीज़ क्या है, लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो जो यहाँ पे 22 डिग्री आपको दिख रहा था, क्या पता यहाँ पे 35 है, तो रात का टेम्परेचर आपका कितना हो जाए, 28 डिग्री सेल्सियस। ये डिफरेंस था कि जब भी क्लाउडी डे होगा तो रात का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, आप अखबार पढ़ोगे उसमें डेली एक्सेलसियर जैसे आप पढ़ोगे, उसमें लिखा होता है कि ये फोरकास्ट है, ये होने वाला है, तो उसमें लिखा होता है कि एज देयर इज क्लाउड कवर टेम्परेचर हैज इंक्रीज्ड। ठीक है, आप अगर अखबार पढ़ते हो तो आप देखोगे उसमें क्या लिखा होता है, उसमें श्रीनगर के बारे में लिखा होगा कि वैली इज एक्सपीरियंसिंग रेनफॉल एंड ड्यू टू क्लाउड कवर द टेम्परेचर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। बात समझ आ रही है? क्योंकि क्लाउड कवर की वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, रात का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। वापस से ये सारी बारिश होगी, ये सारे बादल यहाँ से गायब हो गए। इसीलिए जब भी बारिश होती है उसका अगला दिन आप देखोगे तो बहुत चटक धूप निकलेगी एकदम, है ना, ब्राइट सनशाइन। ठीक है, और उस दिन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और रात का टेम्परेचर प्रीवियस नाइट से कम हो जाएगा। क्यों? अब जब रिफ्लेक्ट हो रही है तो कोई क्लाउड नहीं है, तो टेम्परेचर कम हो जाएगा वापस से। बात समझ आ गई? कोई डाउट? क्या रोकेंगी?
जो ऊपर से आपकी जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो धीरे धीरे करके इस रेडिएशन को रोक रहा है। हाँ रोक रहा है, कोई नहीं, रोक रहा है, हर जगह पे थोड़ा थोड़ा रुक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई चीज, और कोई चीज, पर वो देखो रोक रहा है, पर उनका परसेंटेज बहुत कम है। कम क्यों है? क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर क्या है, बहुत रेरिफाइड है। आपको एक चीज बताई ना, वहां पे एटमॉस्फेयर क्या है, बहुत रेरिफाइड है ना। अगर मानो कि यहाँ से पानी बह रहा है कहीं पे और मैं ऐसे आगे कागज का एक पन्ना लगा दूं, है ना, तो पानी तो बहेगा उसमें से भी, है ना, वो तो निकल ही जाएगा उसमें से, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर पानी बह रहा है और मैं कोई मोटी लक्ष्मीकांत की बुक लगा दूं उसकी जगह, ठीक है, ठीक है, तो पानी रुक जाएगा। वो सेम चीज क्या है कि जैसे जैसे आप अर्थ में नीचे की तरफ आ रहे हो, जो गैसेज हैं उनका डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, तो अमाउंट ऑफ जो सोलर रेडिएशन रोकना या रिफ्लेक्ट कर पाना, उसका इंटेंसिटी ये अर्थ के आसपास क्या है, ज्यादा है, ऊपर क्या है, कम है, ठीक है। बात आ गई समझ? इसको यहाँ पे खत्म करते हैं, इसको कल यहाँ से देखेंगे।